दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग वेल। जैसा कि हम अपनी जो पढ़ाई थी वो कंटिन्यू कर चुके थे। अपनों ने जो पढ़ा था पोटेंशियल के बारे में अपन पढ़ चुके थे, और अब अपने को जो है पोटेंशियल से आगे क्या टॉपिक है अपने को उस बारे में डिस्कशन करना है। ठीक है, अपनों ने जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला चार्ज था उसकी वजह से भी किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर क्या निकाल लिया था, अपनों ने चार्ज निकाल लिया था। ठीक है, अब अपने को चार्ज जो था डिस्ट्रीब्यूटेड था पूरी प्रॉपर तरीके से, और उस डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज की वजह से एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपने पोटेंशियल उसका फाइंड आउट कर लिया था। अब जो अपना अगला टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले हैं अपन, उससे पहले अपन क्या करना चाहते हैं, एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको पोटेंशियल और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, किस टाइप के फोर्सेस लगते हैं, क्योंकि जो अपन पोटेंशियल कैलकुलेशन कर रहे थे उसके अंदर क्या हो रहा था कि जो एक तो जो आपका चार्ज था और जो आपका टेस्ट चार्ज था वो दोनों एक दूसरे के ऊपर कूलाम लॉ के अकॉर्डिंग कोई फोर्स लगा रहे थे, मगर अपना जो कैलकुलेशन था वो कूलाम वाले फोर्स को लेकर नहीं था। अपना जो कैलकुलेशन था उस कूलाम वाले फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में अपन एक एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं। तो उससे रिलेटेड में कुछ आपको एक फैक्ट है या फिर आपको बोर्ड पे एक एक्सप्लेन करके प्रॉपर डायग्रामेटिकली वे में मैं बताता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। देखिए, सपोज कीजिए आपके पास में ये यहाँ पर क्या है, एक बॉक्स के अंदर बहुत सारा क्यू चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। ये जो है प्लस क्यू चार्ज है। जो प्लस चार्ज रहता है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहती है वो कैसी रहती है, इससे आउटवर्ड डायरेक्शन में रहती है। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही होगी वो कुछ इस डायरेक्शन में बन रही होगी। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है आपको। ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, किसके थ्रू निकल रही है ये जो आपके पास में प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है यहाँ पर, इसकी वजह से क्या निकल रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, ये कैसी है, कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट है, इतना आपने को वो नहीं करना है कि कैसा क्या होता है। नॉर्मल में जैसे जैसे बोलते जा रहा हूँ वैसे वैसे आप उसके दिमाग में उसको कैप्चर करिए, उसको मेस्मराइज कीजिए, तो आपको ये बहुत ही इजी लगेगा। इधर देखिए, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब आपने कूलम्ब्स लॉ में देखा था कि दो चार्ज अगर एक सेम पोलैरिटी के रहते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, दूर भगाते हैं। अपोजिट पोलैरिटी के रहते हैं तो अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर है। अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी इसके अंदर मैंने एक अपना चार्ज लेके आया। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक क्यू नोट अमाउंट का चार्ज लेके आया। ये जो क्यू नोट चार्ज था मेरा कौन सा चार्ज था, टेस्ट चार्ज था। ये मेरा कैसा चार्ज था, ये मेरा टेस्ट चार्ज था। तो टेस्ट चार्ज रहता है हमेशा पॉजिटिव रहता है। ये चीज आपको समझ में आ गई, ये चीज क्लियर हो गई कि ये क्यू चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रहती है, क्यू नोट रखा, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या करेगा, इस वाले चार्ज की वजह से इस वाले चार्ज के ऊपर उस डायरेक्शन में क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, इसके ऊपर एक फोर्स लगा देते हैं। यहाँ पर ये जो फोर्स था कौन सा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये चीज समझ में आ गई आपको। ये क्या है, इस फील्ड के अंदर ये रखा हुआ है, इसकी वजह से क्या लग रहा है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक लग रहा है। इतनी चीज आपको समझ में आ गई। ये जो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक है इसकी जो वैल्यू होती है कितनी होती है, जो दो चार्जेस अगर एक दूसरे के पास में रखे हुए रहते हैं तो एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगाते हैं, ठीक है, उनकी जो वैल्यू रहती है वो कूलम्ब्स में बताई थी, और कितनी थी, 1/4πε0। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये वाला क्यू बड़ा वाला, ठीक है, और ये छोटा वाला क्यू नॉट अपॉन में दोनों के बीच की डिस्टेंस, यानी कि ये कितनी डिस्टेंस के बीच में रखा हुआ है, ये चीज यहाँ पर आ जाती थी। ठीक है, और इसका स्क्वायर रहता था, ये इतना फोर्स लगता था। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब अपन क्या करते हैं, पोटेंशियल ऐसी चीज है जैसे कि ये तो उधर भगाना चाह रहा होगा, इतनी चीज आपको क्लियर होगी, मगर मैंने क्या कर रखा है, इसको पकड़ के रख रखा है। अभी मैंने पकड़ के रख रखा है, फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन के अंदर, मगर अभी मैंने पकड़ के रख रखा तो क्या उधर जाएगा, नहीं जाएगा। जैसे ही मैंने इसको यहाँ से छोड़ा, जैसे ही मैंने इसको छोड़ दिया तो इसकी वजह से फोर्स उधर लग रहा तो ये उधर भाग जाएगा। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, जो मेरा क्यू नोट चार्ज है इसको मैंने ऐसे पकड़ रखा है इस वाली पोजीशन के ऊपर, यानी कि कुछ एनर्जी है इसके अंदर इस वाले पॉइंट के ऊपर। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से उठा के हल्का सा आगे खिसका देता हूँ, यानी कि इतना सा डिस्प्लेसमेंट करवा देता हूँ इसका। इतना सा डिस्प्लेसमेंट करवाना है और उनको ये वाला चार्ज उठा के कहाँ रखना है, इस जगह पर रखना है। ये चीज आपको समझ में आ गई, ये वाला चार्ज उठा के मुझे यहाँ रखना है, तो मैं पकड़ के ही रखूंगा। ठीक है, छोड़ दूंगा तो भाग जाएगा क्योंकि इसकी फील्ड है, उधर भगा देगी इसको। तो मैंने क्या करा, इसको यहाँ से पकड़ रखा था, इसको हल्का सा आगे खिसका दिया। अब आगे खिसकाने के लिए एक तो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक उधर लग रहा है, मुझे इसको पकड़ के मेरे हाथ से इधर खिसकाना है। तो हाथ से इधर खिसकाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो टेस्ट चार्ज है मुझे इसके ऊपर एक बाहर की तरफ एक फोर्स लगाना पड़ेगा उल्टी डायरेक्शन में। अब ये वाला जो फोर्स लगा रहा हूँ ना मैं, ये फोर्स है फोर्स ऑफ मी। ठीक, यहाँ पर मैंने लिखा फोर्स ऑफ ए आर, यानी कि फोर्स ऑफ अक्षय राठौड़। क्लियर है, ये मेरा फोर्स है जो मैं लगा रहा हूँ। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहता है ना, ये जो एफ आर रहता है इसके इक्वल ही रहता है, बल्कि जो एफ आर रहता है हल्का सा ज्यादा रहता है। ठीक है, मैं यहाँ पर एक लाइन लिख देता हूँ, एफ ए आर इज
अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, और कैन से एफ ए आर इज लिटिल बिट मोर देन एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये चीज आपको समझ में आ गई। यानी कि अगर मैं बोलता हूं कि मेरा जो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक है अगर उसकी वैल्यू है 4 न्यूटन, तो मेरा जो एफ ए आर होगा ना वो कितना होगा 4.1 न्यूटन। देखिए 0.1 ज्यादा है, यानी कि बिल्कुल माइन्यूट सा भी अगर ज्यादा होता है ना तो मैं इसको यहां से खिसका सकता हूं धीरे 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 इस पॉइंट के ऊपर। ये चीज आपको समझ में आ गई। यानी कि ये दोनों है तो बराबर, इतनी चीज क्लियर होगी। ये बराबर है मगर डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट है। अगर मैं एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक को प्लस लेता हूं तो मेरा एफ ए आर कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। इसलिए अपनों ने जो कैलकुलेशन करा था उसके अंदर अपनों ने क्या रखा था, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक की जो वैल्यू थी कितनी थी 1/4πε0 Q नॉट अपॉन में आर स्क्वायर। तो जो मेरा एफ ए आर रहेगा वो किसके इक्विवेलेंट रहेगा, नेगेटिव ऑफ एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक के, ठीक है। अब यहां पर मैं नेगेटिव इसकी वैल्यू रख देता हूं, तो ये मेरा जो निकल के आता है ना यही वैल्यू होती है किसकी, एफ एक्सटर्नल की। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। ये जो चीज मैंने एक्सप्लेन करी है यहाँ पर ये खाली आपको इतना सा अंडरस्टैंडिंग में लाने के लिए है कि एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है और एफ एक्सटर्नल क्या होता है। ठीक है, ये जो एफ ए आर है ये एक्सटर्नल है जो मैं लगा रहा हूं, और ये जो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक है जो चार्ज की फील्ड की वजह से उधर की तरफ फोर्स लग रहा है। ये चीज आपको समझ में आ गई। तो इसी वजह से इसी प्रोसेस के ऊपर क्या है अपना पोटेंशियल बेस्ड है कि जैसे मैंने इसको यहां से उठा के यहां तक लगा तो जैसे कहीं पर भी फोर्स लगता है यानी कि वहां पर वर्क डन हो रहा है डिस्प्लेसमेंट के साथ में। ये यहां से लेके यहां तक कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, अपना जो वर्क डन रहता है क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये चीज आपको क्लियर हो गई। अगर मैं यहां पर फोर्स कौन सा लेता हूं, मेरा फोर्स लेता हूं मैं कौन सा वाला, यहां पर लेते हैं अपन फोर्स ऑफ अक्षय राठौड़, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना यहां से लेके यहां तक dx का डिस्प्लेसमेंट करा, तो ये जो वर्क डन होगा, ठीक है, ये वर्क डन को किसकी वजह से होगा, जो वाला फोर्स आप यहां पर ले रहे हो। यहां पर फोर्स कौन सा लिया मैंने, एक्सटर्नल वाला कि फोर्स ऑफ मी, ठीक है। तो यहां पर वर्क डन भी कौन सा होगा, जो मैंने करा है वो वाला। तो वर्क डन बाय मी कितना आ जाएगा, यहां पर कितना था फोर्स, माइनस का 1/4πε0 इंटू कैपिटल Q नॉट अपॉन में आर स्क्वायर इंटू डी। ये मेरा क्या है, वर्क डन है। ये चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है। ये एक्सटर्नल वर्क डन है, ठीक है। अब ये माइनस साइन मैंने यहाँ पर क्यों लगाया, क्योंकि मैंने एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला जो पोर्शन था उसको मैंने पॉजिटिव मान रखा था और एफ ए आर को मैंने नेगेटिव मान रखा था, इस वजह से ऐसा कंक्लूजन निकल के आया है। ये चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है। चलिए ये चीज आपको आई होप क्लियर हो गई होगी। अपन अब आगे बात करते हैं। चलिए देखिए, आपने कल देखा था जो अपने पोटेंशियल निकाला था, जो पोटेंशियल और डिफरेंस निकाला था, वो पोटेंशियल में डिफरेंस क्या था अपना VB माइनस का VA इज इक्वल टू कितना निकल के आया था अपने पास में, कुछ निकल के आया था K, यहाँ पर था Q और अपॉन में R, यही निकल के आया था। ये चीज क्लियर है। और आपने देखा था कि जो पोटेंशियल की वैल्यू आई थी किसी आई थी, प्लस में आई थी। और ये जो कैलकुलेशन करा था अपनों ने वो किसकी वजह से करा था, बाय एक्सटर्नल फोर्स। ये जो कैलकुलेशन करा था किसकी वजह से करा था अपने, बाय एक्सटर्नल फोर्स। यानी कि एक्सटर्नल फोर्स को जब अपन लेते हैं तो जो पोटेंशियल निकल के आता है वो उसकी वैल्यू कैसी रहती है, प्लस में रहती है। ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई। यानी कि अगर मैं बात करूं, देखिए ये यहाँ पर क्या लग रहा था अपना, इस दिशा में एक्सटर्नल, ठीक है, और अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा था, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, जैसा कि अभी अपने डिस्कशन करा। ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। अब मैं हल्का सा और एक कॉन्सेप्ट बताता हूं कि कौन सा वर्क डन कैसा रहता है। ये आपका चार्ज है, इधर की तरफ क्या लग रहा है इसके ऊपर, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। इसके ऊपर क्या लग रहा है आपके पास, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। मैं क्या चाहता हूं कि ये वाला जो चार्ज है इसको मैं उठाकर, देखिए ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, मैं बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना रहा हूं क्योंकि इससे कंफ्यूजन हो जाएगा, आपको थोड़ा सा अजीब सा दिखेगा, घिचपिच हो जाएगा। तो अपन एक अच्छे नॉर्मल में बनाते हैं। अब इसका डिस्प्लेसमेंट किधर ले रहा हूं, इधर। इतनी चीज समझ में आ गई। अब मुझे वर्क डन निकालना है। वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये चीज क्लियर है। अब जो फोर्स रहता है अपना,
ठीक है, अभी मैं यहाँ पर जो फोर्स ले रहा हूँ कौन सा ले रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला ले रहा हूँ, यानी कि इधर इस वाली डायरेक्शन वाला। तो वर्क डन जो निकलेगा वो किसके लिए निकलेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने कितना वर्क किया उसके लिए निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्क निकलेगा वो किसके लिए निकलेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला निकलेगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक अपने को कुछ पता होगा, यानी कि F। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर मैं dr लिख सकता हूँ। ठीक है, अब आपको जो वर्क का जो एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, F डॉट डी कॉस थीटा। ये फॉर्मूला होता है वर्क का रियल वाला, जैसा कि आपने 11th में पढ़ा होगा। ठीक है, तो F डॉट डी आर कॉस, यहाँ पर थीटा आएगा। अब थीटा देखिए क्या होता है, अपन जनरली थीटा लेते नहीं है। क्यों नहीं लेते, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन भी वही रहती है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी वही रहती है। तो थीटा क्या हो जाता है, 0 डिग्री। थीटा 0 हो गया, यानी थीटा 0 की वैल्यू कितनी होगी, कॉस 0 हो गया अपना अपन, इसलिए अपन क्या लिखते हैं, F डॉट डी लिखते हैं ओनली। अब यहां देखिए कॉस, ये देखिए dr इस डायरेक्शन में है और F इलेक्ट्रोस्टैटिक की अगर मैं बात कर रहा हूं तो दोनों के बीच का एंगल डिग्री, तो यहां पर कितना आ जाएगा, cos 180 डिग्री। ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, तो यहां से मैं वर्क डन जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आ जाएगा, माइनस का F डॉट dr। ये इतनी चीज आपको समझ में आई है। ये जो वर्क निकल के आया माइनस का F डॉट dr, ये किसके द्वारा वर्क है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू जो वर्क हुआ है वो। यानी कि अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट और फोर्स अगर एक दूसरे के अपोजिट है तो उसका जो वर्क डन रहेगा वो नेगेटिव आएगा। क्लियर है, यानी कि F इलेक्ट्रोस्टैटिक जो वर्क कर रहा है वो कैसा है, नेगेटिव वर्क है। मगर अगर मैं बात करता हूं किसकी, F एक्सटर्नल की। ठीक है, अभी मैं यहां से क्या हटा देता हूं, ये वाला पोर्शन हटा देता हूं। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात अपन कर चुके हैं। ये जो F लग रहा था कौन सा लग रहा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक लग रहा था। अब मैं बात करता हूं कि इस डायरेक्शन के अंदर अपने को क्या करना था, इस चार्ज को उठा के यहां रखना था। ठीक है, यहां तो रख ही रहे अपन, ये चीज तो आपको समझ में आ गई। मगर पहले अपन ने वर्क निकाला F इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए, फिर अपन निकाल रहे हैं F एक्सटर्नल के लिए। यहां पर क्या हो रहा है, F एक्सटर्नल लगा देता हूं मैं। ठीक, F एक्सटर्नल यानी कि मेरा वाला फोर्स है। ठीक है, अब देखिए F एक्सटर्नल किधर लग रहा है, इसी डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट भी किधर ही हो रहा है, इसी डायरेक्शन में। ठीक है, दोनों के बीच का जो एंगल होगा, ये भी इधर है ये भी इधर है, तो थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री। अब F एक्सटर्नल की वजह से जो वर्क डन निकलेगा वो कितना निकलेगा, F डॉट dr cos 0। cos 0 कितना होता है, 1। तो यहाँ कितना आ जाएगा, वर्क डन बाय मी इज इक्वल टू F डॉट dr। ये चीज आपको समझ में आ गई, ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ गया। क्या रहता है कि अगर आप किसी चीज का पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल एनर्जी भी निकालना चाहते हो, जिसका कि अपन आगे बात करेंगे कि क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी, तो अगर आप जो ले रहे हो, कौन सा अगर वर्क ले लो, अगर आप एक्सटर्नल वर्क ले रहे हो तो उसको आप पॉजिटिव वे में लोगे। अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक का वर्क ले रहे हो तो आप नेगेटिव में के रेस्पेक्ट में उसको लेना पड़ेगा। ये चीज आपको समझ में आई, यानी कि जो अगर ये चीज आपको समझ में आ गई है, आई होप आपने ये चीज नोट भी कर ली होगी और वो भी ले लिया होगा। मैं इसको रफ कर देता हूँ ताकि आपको आगे समझ में आ जाए। देखिए अपना जो डेफिनेशन थी पोटेंशियल की वो क्या थी, देखिए पोटेंशियल की जो डेफिनेशन थी वो कुछ ऐसा बोलता था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ये होता था। इसकी एक और डेफिनेशन होती है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है नेगेटिव वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, ये दोनों चीज में आपको अंडरस्टैंडिंग आ गई। यानी कि अगर आप एक्सटर्नल फोर्स को कैलकुलेट कर रहे हो तो वहां जो वर्क डन आएगा उसके अंदर आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा, और अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहे हो तो वो नेगेटिव वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस रहेगा। ये चीज समझ में आ गई। ये जो है ये फॉर्मूले के अंदर नेगेटिव रहेगा, ठीक है, और ये जो रहेगा फॉर्मूले के अंदर पॉजिटिव रहेगा। ये चीज आपको क्लियर हो गई है, ठीक है। यानी कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपने आप में एक नेगेटिव वैल्यू लेके आएगा, और फॉर्मूले में अगर नेगेटिव है तो वो ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर तो वर्क डन पॉजिटिव रहता है तो पॉजिटिव 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 रहेगा। ये चीज आपको क्लियर हो गई है, ये चीज समझ में आ गई है। यानी कि कभी भी अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि डेल वी इज इक्वल टू पॉजिटिव वर्क डन, तो आप समझ जाना कि मैं एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहा हूँ। अगर मैं बात कर रहा हूँ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक्चुअल में ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहता है ये रहता है कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या होता है आपने 11th में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब जो बच्चे ने ध्यान नहीं दिया होगा 11th में उनके लिए मैं बता देता हूँ कि टोटल आपके जो फिजिक्स है उसके अंदर 3 कंजर्वेटिव फोर्स है। एक होता है स्प्रिंग फोर्स, एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये क्या रहते हैं, कंजर्व्ड रहते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये मेरे पास पेन है, इसको मैंने यहाँ उठा के रखा, तो क्या मैंने इसको यहाँ से लेके यहाँ तक लाने में कुछ फोर्स लगाया होगा। अभी जो फोर्स लगाया ना मैंने, जितना मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक उठाने में इसको फोर्स लगाया, जैसे मैं इसको छोड़ता हूँ तो ये
उतने ही फोर्स के साथ में नीचे गिरेगा, यानी कि आपका फोर्स क्या हो गया था, कंजर्व हो गया था। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, मेरे पास एक पत्थर था, ठीक है, जैसे ही मैंने इसको इस डायरेक्शन में धक्का दिया तो ये मेरा पत्थर इधर आ गया, ठीक है। अब मैं धक्का देके यहाँ पर फोर्स लगाना छोड़ दूं तो क्या पत्थर हिलेगा? नहीं हिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो फोर्स लगा है कंजर्वेटिव नहीं है। मगर अगर मैं बात करूं कि मेरे पास में क्या था, एक पत्थर था, ठीक, मैंने उसको उठा के यहाँ रख दिया, ऊपर की तरफ रख दिया। अब जैसे ही मैं यहाँ पर जैसे इधर से फोर्स लगा रहा था, जैसे ही मैंने फोर्स हटाया तो वापस पत्थर क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। ये चीज समझ में आ गई? तो ये जो फोर्स रहता है ना, जो अपने आप में स्टोर्ड हो जाते हैं, उनको बोलते हैं क्या अपन, कंजर्वेटिव फोर्स, यानी कि कंजर्व हो गई। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी रहता है कैसा, कंजर्वेटिव फोर्स रहता है। ये चीज समझ में आ गई आपको? यानी कि किसी चार्ज को अगर कोई फील्ड के अंदर रखा हुआ है चार्ज, तो मैंने इसको यहाँ पर पकड़ रखा था, यहाँ पर भी कोई फोर्स लग रहा था, इसको उठा के मैंने यहाँ पर ला दिया, तो मेरा जो भी इस डायरेक्शन में फोर्स लगा होगा वो कंजर्व हो गया। जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा तो जितने फोर्स से मैं इसको इधर लेके आया था, जैसे छोड़ूंगा वापस उतने फोर्स से उधर चल जाएगा। क्लियर है? ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगा, ठीक है। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता तो इस वीडियो को रिपीट करके देखिए, आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा एक एक चीज, फिर आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होने वाला। क्लियर है? तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन। तो सबसे पहले आपने अगर ये चीज नोट कर ली हो, कंजर्वेटिव फोर्स क्या नहीं होता, क्या नहीं होता है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। कंजर्वेटिव फोर्स, ये जो फोर्स रहता है कैसा रहता है, कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। ये चीज क्लियर है आपके पास में? तो एक काम कीजिए, मैं हट जाता हूँ, इसको नोट कर लीजिए, फिर अपना आगे का टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं। इतने क्लियरिफिकेशन के बाद प्लीज नोट डाउन। चलिए दोस्तों, तो जैसा कि हम अपन डिस्कशन कर चुके हैं, अब अपने को क्या करना है, रिलेशनशिप बताना है किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में, यानी कि एक दूसरे के भाई है बहन है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं करना है। अपनों ने टेस्ट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल रखी किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, और अपनों ने पोटेंशियल भी निकाल रखा है। तो हाउ दे आर रिलेटेड, वो अपने को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो इधर देखिए फटाक से, अपने के पास में क्या है, यहाँ पर ले लेता हूँ मैं एक क्यू चार्ज ले लेता हूँ, ठीक है। क्यू चार्ज से इस पर्टिकुलर पी पॉइंट के ऊपर अपन आर डिस्टेंस से जो सेपरेटेड थे, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अपन निकाल चुके हैं। कितनी आई थी अपने पास में, के क्यू बाय आर स्क्वायर, और अपन पोटेंशियल भी निकाल चुके हैं। पोटेंशियल कितना निकल के आया था अपने पास में, के क्यू बाय आर, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है वो अपने को देखना है। ये चीज आपको समझ में आ गई? चलिए अपन डिस्कशन करते हैं कि किस टाइप से अपन रिलेशन निकाल सकते हैं इन दोनों के बीच में। चलिए देखिए, अब आपके पास में क्या है, आपके पास में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। यहां पर अपन एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना देते हैं। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, कैसी है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये चीज क्लियर है? ये आपकी क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, नहीं एक जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये कहीं से आ रही होगी, कोई टेस्ट चार्ज रखा होगा इधर कोने में, और एक आधे नेगेटिव उधर रखा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन रही होगी। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर मैंने क्या करा, मैंने एक यहाँ पर एक चार्ज रख दिया है, यहाँ पर छोटा सा एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया, ठीक है। अब ये प्लस क्यू चार्ज के ऊपर एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कितना लगेगा, कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा। क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, कौन सा वाला, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई? अब मैं क्या करता हूं, मुझे क्या करना है, ये मेरे पास में एक पॉइंट था ए, मुझे इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक इसको क्या करना है, खिसकाना है, हल्का सा डिस्प्लेस करना है। कितना डिस्प्लेस करना है मुझे, हल्का सा डी आर अमाउंट का डिस्प्लेसमेंट चाहिए मुझे। ये चीज समझ में आ गई, डी आर अमाउंट का डिस्प्लेसमेंट चाहिए, यानी कि ये चार्ज को उठा के मैं इधर रख दूं, यानी कि चार्ज उठा के कहां आ जाएगा, इस जगह आ जाएगा प्लस का क्यू चार्ज। अच्छा, अब एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक तो उधर धक्का देना चाहता है, मुझे क्या लगाना पड़ेगा, एफ एक्सटर्नल फोर्स। तो यहाँ पर क्या मैं लिख सकता हूँ, मुझे इस डायरेक्शन में क्या लगाना पड़ेगा, एक एफ एक्सटर्नल, यानी कि एफ ए आर लिख देता हूँ, इससे आपको और ज्यादा सही से समझ में आएगा कि एफ फोर्स अक्षर राठौर ने लगाया। ये चीज समझ में आ गई? चलिए, अब जो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रहता है, जैसा कि अपनों ने एक चीज पढ़ रखी है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये होता है। तो क्या मैं यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ, इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो मेरा फोर्स रहेगा वो किसके इक्विवेलेंट रहेगा, Q इंटू ई, ऐसा लिख सकते हैं ना अपन। ये चीज आपको समझ में आ गई? यानी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा ये किसके इक्विवेलेंट होगा, Q E के इक्विवेलेंट होगा। ये चीज क्लियर है? ठीक है। और एफ ए आर की अगर मैं बात करूं, ये जो इस डायरेक्शन के अंदर क्या लग रहा है आपका, एफ ए आर लग रहा है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, नेगेटिव ऑफ क्यू ई। ठीक है, नेगेटिव क्यों बोला, क्योंकि अपने को पता है कि एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक और एफ एक्सटर्नल का जो मैग्नीट्यूड रहता है वो ऑलमोस्ट बराबर रहता है, इसलिए मगर डायरेक्शन कैसी अपोजिट है, इसलिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एफ ए आर का नेगेटिव का क्यू है। इतनी चीज आपको समझ में आ गई है? ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई है। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्टेज चार्ज को हल्का सा डिस्प्लेस कराना है, कुछ इतना,
और मुझे एक एक्सटर्नल लगाना पड़ रहा था, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिख सके। अपनों ने एक एक्सटर्नल लगा रखा है इस डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको, अब आगे बात करते हैं। देखिए मेरे को क्या करना था, हल्का सा डिस्प्लेस करना था। अब अपना जो पोटेंशियल की डेफिनेशन होती है, ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल क्या बोलता है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। अपने को यहाँ क्या निकालना है, वी माइनस वी इज इक्वल टू क्या होगा, क्या होता है डेफिनेशन, वर्क, पॉजिटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अपॉन में टेस्ट चार्ज, ठीक है, जो भी अपने चार्ज ले रखा, क्यू ले रखा था, अपन क्यू ले लेते हैं, ये डेफिनेशन बोलती है अपनी। चलिए इतनी चीज आपको क्लियर होगी, अब आगे अपन बात करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, वी बी माइनस का वी ए, पॉजिटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है। अब वर्क डन की अगर बात कर लेता हूं मैं, तो वर्क डन निकालना है अपने को, किसकी वजह से निकालना है, बाय एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है। एक्सटर्नल एजेंट की अगर मैं बात करता हूं तो कितना आ जाएगा मेरे पास में, एक्सटर्नल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए एक्सटर्नल फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, थीटा कितना हो गया इन दोनों के लिए 0 डिग्री, ये चीज क्लियर है, थीटा 0 यानी कि cos 0, यानी कि वो चीज बन हो चुकी, मैंने खाली इतना ही लिखा है। अब देखिए वर्क डन अगर मैं निकालता हूं बाय एक्सटर्नल, तो कितना निकल के आ जाएगा, ये मेरे पास है माइनस का QE इनटू DR। ये इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है, क्योंकि फोर्स जो एक्सटर्नल था वो कितना था, QE था, माइनस का QE था, माइनस का QE लिख दिया। अब अगर मैं यहाँ पर ये वाली वैल्यू को पुट करता हूं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस का QE, ठीक है, इनटू DR अपॉन में Q। इतनी चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इसको और इसको काट देता हूँ Q को, तो मेरे पास में क्या बचेगा, इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, डेल V। चलिए छोटा, ये डिस्प्लेसमेंट कैसा था, छोटा सा था, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं अपन छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट था यहाँ पर। तो जो पोटेंशियल भी होगा वो क्या होगा, पोटेंशियल भी छोटा सा रहेगा, ठीक है। तो छोटे से पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं अपन डीवी से, ठीक है। 11th में जो मुझसे पढ़ चुका है उसको तो पता होगा क्या कॉन्सेप्ट होता है डीवी का और डेल वी का, ठीक है। तो डीवी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन, माइनस का E डॉट dr। ये चीज क्लियर होगी। अब यहां से अगर मैं निकालता हूं, ये अपना एक रिलेशन हो चुका है किसके बीच में, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन है, ठीक है। यानी कि अगर यहां से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालता हूं तो E इज इक्वल टू मेरे पास में क्या निकल के आ जाएगा, E इज इक्वल टू निकल के आ जाएगा माइनस का dv अपॉन में dr। ये चीज क्लियर है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो जो आप देखिए dv इज इक्वल टू कितना है, माइनस का a डॉट dr। ये चीज क्लियर है, यानी कि माइनस का a डॉट dr निकल गया। इसका मतलब क्या होता है कि पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाते जाते क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्यों, ये माइनस साइन ये बता रहा है कि पोटेंशियल जो रहता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाते जाते क्या होता रहता है, डिक्रीज होता रहता है। ये चीज क्लियर हो गई। और यहां से हमको समझ में आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है किसके, पोटेंशियल ग्रेडियंट के, है ना, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है कि विद किसी के रिस्पेक्ट में, यहाँ डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, यानी कि डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में अगर कोई चीज आगे जाते जाते अगर कम हो रही होती है तो उसको ग्रेडियंट, ये बढ़ रही होती है तो अपन ग्रेडियंट के रूप में शो करते हैं। ये चीज आपको समझ में आई है, ठीक है, कि क्या होता है। इतनी चीज क्लियर हो गई है, ठीक है। यहां पर अपन एक लाइन लिख देते हैं, पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस in the direction of electric field, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई। ये माइनस साइन जो बता रहा है ना, ये वही बता रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन कैसा निकल के आया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है वो क्या रहता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्विवेलेंट रहती है, यानी कि E इज इक्वल टू माइनस का dv अपॉन dr। ये जो रिजल्ट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे जो अपन कैलकुलेशन करेंगे वो पूरी इसके ऊपर बेस्ड है, तो इसको नोट कर लीजिए। अभी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करिए, अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो क्या रिलेशन है वो भी अपने को देखना है। और अगर मैं बात करूँ आपके पास में कोई रेफरेंस है, रेफरेंस के लिए क्या रहेगा वो भी अपन डिस्कशन करते हैं, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं हट जाता हूँ। चलिए दोस्तों, आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए मैंने 2 पॉइंट्स लिख रखे हैं। पहला पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन कैन बी डिफाइंड एज दी। आपको कोई रीजन दे रखे, जैसे एक्स रीजन हो गया, वाई रीजन हो गया, जेड रीजन हो गया,
तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे? अगर एक्स डायरेक्शन के लिए अगर आपको निकालनी है, ठीक है, तो ई एक्स माइनस का डेल वी अपॉन में डेल एक्स। अब देखिए अपना जो फॉर्मूला निकला था वो क्या निकला था? डीवी अपॉन में डी आर, डीवी अपॉन डी आर और डेल वी अपॉन में डी जो डेल आर है, डेल एक्स है, उसमें बहुत डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है चलिए देखिए। अगर मैं डेल का यूज करता हूं तो इसका मतलब क्या है कि खाली वी और एक्स जो है ये खाली चेंज हो सकते हैं, बाकी जितने भी कांस्टेंट है वो सारे कैसे रहेंगे, जैसे कि वाई और जेड, ये सारे कैसे रहेंगे? कांस्टेंट वे में रहेंगे, ठीक है। यानी कि अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं खाली x की बात कर रहा हूं तो यहाँ पर मैंने अगर डेल वी अपॉन में डेल एक्स लिख रखा है तो इसका मतलब ये होता है खाली x वेरिएबल है, y और z अगर इसके साथ में तो वो कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। और अगर मैंने वहां लिखता हूं, अगर मैं ऐसा लिखता dv अपॉन में dx, तो उसके साथ में जो भी कांस्टेंट रहेंगे वो भी वेरिएबल हो सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। चलिए ये आपको मैथमेटिक्स में समझ में आएगा। खाली इतना ध्यान रखिए कि अगर रीजन की बात करते हो, रीजन बोलते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर, किसी वाई एक्सिस के ऊपर, जेड एक्सिस के ऊपर, पर्सनल एक्सिस के ऊपर अगर बात करते हो तो आपको वही लेना है डेल के रेस्पेक्ट में, सेम है, ठीक है। खाली हल्का सा डिफरेंस है, तो उसको डिफरेंशिएट बताने के लिए एक बार डेल बोलते हैं, उसको एक बार डी बोलते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं आप माइनस का डीवी अपॉन डी एक्स, माइनस का डीवी अपॉन डी वाई, माइनस का डीवी अपॉन डी जेड, एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में। अगर अब आपके पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर वो कांस्टेंट नहीं होता, आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। क्या? डेल वी इज इक्वल टू माइनस का r1 r2, ये लिमिट दे रखी है r1 r2 e डॉट डी आर, यानी इंटीग्रेशन के अंदर e डॉट डी आर करना है, r1 और r2 की लिमिट रहेगी। तो ये आपको बताएगा कि कितना चेंज आता है इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चेंजिंग रहती है ना, जैसे कि हर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती रहती है। अभी तो यूनिफॉर्म लेती है अपनों ने, तो अपनों ने पढ़ा भी था कि डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, धीरे धीरे कम होती जाती है, क्लियर है? ये चीज समझ में आ गई? तो आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे के टॉपिक के बारे में डिस्कशन करते हैं अपना। चलिए दोस्तों, तो अपना जो टॉपिक है क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर। जैसा कि अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अपन बात कर रहे हैं फिलहाल तो, मगर अपनों ने क्या करा था, ऐसा स्फीयर वाला कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है पहले यूनिट में। पहले यूनिट में क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी अपनों ने स्फीयर के अंदर, स्फीयर के बाहर, ठीक है। उसमें भी दो केस लिया था अपनों ने, एक लिया था होलो स्फीयर थिन शेल और एक लिया था सॉलिड स्फीयर। और कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग। कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग आपको पता ही है कि अगर जो आपका चार्ज है सरफेस के ऊपर रहता है तो उसको बोलते हैं कंडक्टिंग, और अगर पूरा वॉल्यूम में अगर रहता है वो तो उसको क्या बोलते हैं अपन? नॉन कंडक्टिंग। बस इतनी सी चीज ध्यान रखिए, बाकी कोई दिमाग मत लगाइए। अब देखिए अपन जो रिलेशन निकालेंगे उसके अंदर होलो स्फीयर के अंदर कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग दोनों के अंदर जो चार्ज जो रहता है वो क्या रहता है? सरफेस के ऊपर रहता है। और सॉलिड स्फीयर में कंडक्टिंग के ऊपर जो रहता है वो भी सरफेस के ऊपर रहता है। तो सॉलिड का कंडक्टिंग, होलो का कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, तीनों के लिए जो डेरिवेशन करेंगे वो एक ही रहेगा, क्योंकि जो पूरा चार्ज रहता है वो सरफेस के ऊपर रहता है। सॉलिड स्फीयर का नॉन कंडक्टिंग वाला जो पोर्शन है उसके अंदर चार्ज रहता है पूरे वॉल्यूम में भरा हुआ रहता है, तो अपने को उसके लिए अलग कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी जो पोटेंशियल रहेगा वो सबके लिए निकालना पड़ेगा। क्या कि स्फीयर है अपना, स्फीयर के अंदर की तरफ अगर मैं बात करूं तो कितना पोटेंशियल है, स्फीयर के बाहर की तरफ की अगर बात करूं तो कितना पोटेंशियल है, वो अपने को डिस्कशन करना रहेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपन। पहला केस क्या लेंगे अपन? होलो वाला, ठीक है। चलिए इधर देखिए, तो पहला केस जो लेने वाले हैं अपन, ठीक है। पहले केस की अगर मैं बात करूं तो पहला केस क्या है अपना? होलो, ठीक है, स्फीयर, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं? थिन शेल, ठीक है। ये दोनों के लिए है ना, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग, ठीक है। साथ ही साथ में इसके साथ में क्या आएगा? सॉलिड स्फीयर, ये कैसा रहेगा अपना? कंडक्टिंग रहेगा, ठीक है। यहां मैं लिख देता हूं चार्ज इज ऑन द सरफेस, ठीक है, इसलिए अपन ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। अब अपने को क्या करना है? पहला केस अपना जो रहेगा वो क्या रहेगा? अपना पहला केस जो रहेगा अपन ले लेते हैं इसको आउटसाइड वाला, ठीक है। चलिए अपन इसको बाद में लिखते हैं आउटसाइड इनसाइड, पहले अपन डायग्राम बना लेते हैं। अब अपने को क्या करना है? यहां पर अपन लिख सकते हैं कंसीडर अ होलो स्फीयर of radius capital R and find potential at distance small r from the center of sphere, ठीक है। ये चीज क्लियर होगी। अब अपने को डिस्कशन करना है, तो सबसे पहले अपन डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपके पास में क्या है? एक होलो स्फीयर है,
ठीक है, ये आपके पास में क्या होलो स्फीयर है। अच्छा होलो स्फीयर है, अब ये पूरा तरीके से खाली है। अब इसके ऊपर क्या है, अपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है अच्छे प्रॉपर वे में अपनों ने, ये चीज क्लियर होगी। अब इसका जो रेडियस दे रखा है कितना दे रखा है अपने को, कैपिटल आर दे रखा है, ये चीज क्लियर होगी। कैपिटल आर देखा, अपने को क्या करना है, इससे यहां से लेके ये आर डिस्टेंस के ऊपर एक कोई पी पॉइंट है, इसके ऊपर अपने को क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पी है, अपने को क्या निकालना है, यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा कितना होगा, वो चीज अपने को फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसके अंदर पहला जो केस ले रहे हैं अपन, ठीक है, पहला जो केस है वो कौन सा वाला है, यहाँ आपको दिख रहा है, चलिए यहाँ मैं पहला केस ले लेता हूँ। पहला केस है अपना आउटसाइड वाला, ठीक है, पहला केस कौन सा, आउटसाइड, यानी कि जो अपना स्मॉल आर रहेगा वो बड़ा रहेगा किससे, कैपिटल आर से। ऐसे ही अपने कुछ देख रखा है वहां पर, ये चीज आपको क्लियर है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि इसके लिए जो अपन क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ चुके थे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू होलो स्फीयर, वो कितनी निकल के आई थी अपने पास में, जल्दी से बताओ कितनी निकल के आई थी, के क्यू अपॉन में क्या आया था, आर आया था। ठीक है, इतनी कुछ निकल के आई थी, ये अपने को पता है। ठीक है, इतनी चीज अपने को नोन थी। फिर उसके बाद में क्या निकालते हैं, वी नो क्या पता है अपने को, जल्दी से देखिए, अपने को एक चीज पता है कि जो डेल वी होता है, ठीक है, डेल वी क्या होता है, नेगेटिव ऑफ ई डॉट डी आर, यह भी अपनों ने पढ़ा है, ये चीज अभी अपनों ने पढ़ी। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। अगर मैं बात करूं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, मतलब इस चार्ज की जैसे इस पर्टिकुलर पी पॉइंट के ऊपर का मुझे पोटेंशियल निकालना है, तो अपन क्या करते, जाओ वापस अनंत पे, इन्फिनिटी पे गए, वहां से एक थोड़ा सा टेस्ट चार्ज को तोड़ा, उसको उठा के मैं यहां तक लाया और इस पी पॉइंट के ऊपर रख दिया। अब इन्फिनिटी से उठा के अगर इस पी पॉइंट तक लाने में मेरे को जो वर्क करना पड़ा है, और वर्क के अपन में टेस्ट चार्ज रख देता, तो वही पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा मेरा। ठीक है, यानी कि क्या करूं, मैं इन्फिनिटी से कोई टेस्ट चार्ज क्यू नोट को उठा के यहां पर अगर रख देता हूं, और यहां का जो वर्क डन है, ठीक है, अगर वो कैलकुलेट करके टेस्ट चार्ज के अपॉन में रख देता हूं, तो मेरे पास में क्या निकल के आ जाएगा, पोटेंशियल निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर अपन इसको ऐसा लिख देते हैं, अपन यहाँ पर लिखते हैं, जो डेल वी रहेगा वो किसके इक्विवेलेंट रहेगा, ये कहां से कहां तक है, इन्फिनिटी टू पी तक है, तो इसको लिख सकते हैं अपन वी पी माइनस वी इन्फिनिटी। इतनी चीज क्लियर हो गई, यानी कि यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं बात करूं, तो माइनस का इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकाली, इतनी निकाली, यहाँ पर अपन लिख देते हैं के क्यू अपॉन में आर डॉट डी आर। ठीक है, अब जो पोटेंशियल निकालना है, ठीक है, कहां से कहां तक के बीच का रहेगा ये, अब मुझे बताइए, ये यहां से लेके यहां तक के बीच का रहेगा। ठीक है, अब देखिए, ये इस सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस कितनी, इन्फिनिटी है, तो यहां पर मैं क्या लिख देता हूं, इन्फिनिटी। ठीक है, अब देखिए, अब ये इस पॉइंट से लेके इस पी पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है, आर है, तो यहां पर मैं क्या लिख देता हूं, आर लिख देता हूं। ठीक है, अपने इन्फिनिटी से आर ही क्यों लिखा, उसके पीछे रीजन है। देखिए, जो इन्फिनिटी के ऊपर भी जो भी पोटेंशियल रहेगा वो किसकी वजह से रहेगा, इस वाले चार्ज की वजह से रहेगा, तो यहां से लेके यहां तक की अपने को लेना पड़ेगा डिस्टेंस को। ठीक है, और इस पॉइंट के ऊपर भी इसी वाले चार्ज की वजह से पोटेंशियल रहेगा, तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस ले ली, तो लिमिट होगी कहां से कहां तक, इन्फिनिटी टू आर, यानी कि यहां से लेके यहां तक के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ही कैलकुलेट कर रहे हैं अपन। इतनी चीज क्लियर हो गई। चलिए इधर देखिए, तो ये अगर मैं बात करूं, इन्फिनिटी के ऊपर जो पोटेंशियल रहता है हमको पता नहीं रहता, इसलिए अपन जीरो मान लेते, तो ये कितना हो गया, वीपी हो गया अपना डायरेक्ट। ठीक, अब देखिए के कांस्टेंट है, क्यू भी कांस्टेंट है, तो के को इधर ले लो, क्यू को इधर ले लो, इतनी चीज क्लियर होगी। चलिए, अब क्या बचा अपने पास, यहाँ पर इन्फिनिटी, यहाँ पर आर, यहाँ क्या बचा, 1/r डॉट डी आर। ठीक है, अब क्या इस 1/r को मैं इसे मिटा सकता हूं, जी बिल्कुल मिटा सकते हैं। ठीक है, इस नेगेटिव को अपन आगे ले लेते हैं, यह हो जाएगा r के पावर -1 लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकते हैं। चलिए, अब मैं यहाँ पर हल्का सा एक कैलकुलेशन करके बता देता हूं, फिर मैं आपको डायरेक्ट लिख दूंगा। ठीक है, ये चीज आपको दिख ही रही होगी, इधर देखिए, इधर देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ये इंटीग्रेशन दे रखा है यहां से लेके यहां तक r की पावर -1 डॉट डी आर। इसका जो इंटीग्रेशन होता है क्या होता है, r की पावर -1। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये -1 कैसे गया, ऊपर जाने के बाद, अच्छा यहाँ पर अपने गलती कर दी, यहाँ पर कितना आएगा, स्क्वायर आएगा। ठीक है, r का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, r का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, r के पावर -2, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, -2, ये -2। अब ये क्या होता है, +1, अब ये पावर बाहर हो गई तो ये 1। ठीक है, ये इंटीग्रेशन होता है, तो ये इन्फिनिटी से ये r, इतनी चीज समझ में आ गई। अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, Vp = मेरे पास में कितना आ गया, KQ। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कितना निकल के आया, r की पावर -1 अपॉन में कितना आ जाएगा, -1।
वो लिमिट कहां से कहां तक है, इन्फिनिटी टू आर तक है। ये इतनी चीज आपको क्लियर हो गई। अब देखिए एक और चीज मैं लिख देता हूं यहाँ पर, जो मेरा वीपी रहेगा वो क्या रहेगा, ये हो जाएगा माइनस का के क्यू। ठीक, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इस माइनस के वन को ऊपर पहुंचा देता हूँ तो माइनस का वन ऊपर चले गया, तो ये आर के बाद माइनस वन है, अपोन में आ जाएगा तो खाली आर बचेगा, ये इन्फिनिटी टू आर। ये इतनी चीज आपको क्लियर हो गई है। ठीक है, इतना सा फटाक से नोट डाउन करिए, फिर अपन आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों, तो मैंने इधर क्लीन कर दिया है, ये वाला पोर्शन आप उठा के यहाँ पर रख देते हैं। तो यहाँ पर रखता हूँ तो मेरे पास में लिखता है वीपी इज इक्वल टू माइनस का के क्यू। ठीक है, अब देखिए लिमिट को पुट कर रहा हूं मैं, तो माइनस का 1 अपॉन आर, अपर लिमिट पुट कर दी मैंने, फिर यहाँ पर माइनस आया, फिर माइनस का 1 अपॉन इन्फिनिटी। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई है, ये चीज क्लियर हो गई है। अब देखिए ये लिमिट पुट कर दी 1 अपॉन इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है कि ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0, तो आपके पास में क्या बचेगा, वीपी जो रहेगा कितना आ जाएगा, माइनस का के क्यू, और यहाँ क्या बचेगा माइनस का 1 अपॉन आर। इतनी चीज क्लियर है। तो वीपी इज इक्वल टू मेरे पास में कितना निकल के आया, के क्यू अपॉन में आर, यानी कि ये तो वही फॉर्मूला आ गया, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल निकाला था आपने किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे के क्यू अपॉन आर, यानी कि जो पूरा ऐसा दिख रहा है अपने को कि जो अपना होलो स्फीयर था, वो जो पूरा चार्ज उसकी सरफेस पे था वो एक जगह कहीं कंसंट्रेटेड है और उसकी वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर क्या आ रहा है, पोटेंशियल जनरेट हो रहा है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो ये कौन सी कंडीशन थी, आउटसाइड के लिए। ठीक है, जब आउटसाइड पॉइंट हो आपका, उसके ऊपर फील्ड कितनी होगी, के क्यू अपॉन में आर। इतनी चीज क्लियर है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन इनसाइड वाले केस की बात करते हैं। चलिए दोस्तों, मैंने पूरा रफ करके एक डायग्राम बनाया है। पोटेंशियल एट आउटसाइड पॉइंट कितना निकल के आया, वीपी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर। देखिए ये अपना स्फीयर था, इसे आर डिस्टेंस के ऊपर इतना पोटेंशियल निकल गया। अगर मैं बात करूं इसकी सरफेस के ऊपर कितना पोटेंशियल होगा, ठीक है, तो अपने को क्या निकालना है, पोटेंशियल एट सरफेस। ठीक है, पोटेंशियल एट सरफेस निकालना, तो फॉर्मूला पता है, वीएस के क्यू अपॉन में यहाँ कितना आर था। अच्छा, पोटेंशियल एट सरफेस पे अगर मैं बात करूं तो पोटेंशियल सरफेस बोले थे इस वाले पॉइंट पे। ठीक है, इस वाले पॉइंट पे अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो कितनी हो जाएगी, आर, यानी कि 8 पोटेंशियल एट सरफेस पे मैं बोल सकता हूं कि मेरा जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर के बराबर रहेगा। तो पोटेंशियल एट सरफेस कितना निकल के आ जाएगा, के क्यू अपॉन में आर। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। इसी का कॉन्सेप्ट का यूज होगा। ये पोटेंशियल कैसे निकाला, इन्फिनिटी से चार्ज उठा के लाया, यहाँ तक ला दिए। ठीक है, फिर इन्फिनिटी से चार्ज उठा के इसके सरफेस पर रख दिया तो पोटेंशियल निकल के आ जाता है उस सरफेस के लिए। इतनी चीज क्लियर है। अब अपन केस की बात करते हैं, कौन सा, आउटसाइड वाला। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए मैं हटा देता हूँ। ठीक है, चलिए अब जो केस लेने वाले अपन कौन सा लेने वाले हैं, इनसाइड वाला केस। ठीक है, अब जो सेकंड केस है अपना कौन सा है, इनसाइड वाला केस। ठीक है, अब इनसाइड वाला केस किसको बोलते हैं अपन, वो भी देख लीजिए। यानी कि आपको जो स्मॉल आर रहेगा वो छोटा रहेगा, किससे, कैपिटल आर से। यहाँ पर अपन एक स्क्वायर बना लेते हैं। चलिए बना लेते हैं, एक स्क्वायर बना दिया मैंने, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं क्योंकि इनसाइड का केस लेने वाले हैं अपन। ठीक है, ये चीज क्लियर है। ये बाहर की तरफ क्या रहेगा, आपके पास में प्लस चार्ज रहेगा, यानी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज रहेगा। इतनी चीज क्लियर है। ठीक है, अब ये सेंटर, ये जो पूरी डिस्टेंस है कितनी आर है, आपको अंदर की तरफ क्या लेना है, इतनी डिस्टेंस के ऊपर, यानी स्मॉल आर डिस्टेंस के ऊपर इस पर्टिकुलर एक पॉइंट पी है, इस पॉइंट के ऊपर क्या निकालना है आपको, पोटेंशियल निकालना है कि पोटेंशियल कितना होगा। ये चीज आपको समझ में आ गई। ठीक है, अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होलो स्फीयर फॉर इनसाइड कंडीशन इज इक्वल टू 0। यानी कि जो इनसाइड कंडीशन के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आई थी अपने लिए, वो कितने निकल के आई थी, 0 निकल के लिए आई थी। ये चीज आपको ध्यान होगी। ठीक है, अगर ध्यान नहीं है तो आपको याद रखनी पड़ेगी। पहले चैप्टर में अपन डिस्कशन कर चुके हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी वो कितनी रहेगी, 0 रहेगी। क्या पोटेंशियल भी 0 रहेगा, नहीं, वो अपने को चेक करना है। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल क्या बोलता है, पोटेंशियल डेफिनेशन क्या बोलती है अपने को। ठीक है, बाय पोटेंशियल अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकता हूं कि मैं डेल वी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ई डॉट डी आर। ठीक, अब मुझे क्या करना है, इस पॉइंट के ऊपर क्या करना है, पोटेंशियल निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, पोटेंशियल निकालना एक तरीका इन्फिनिटी से तोड़ो। इन्फिनिटी से, जैसे सपोज करो मेरे पास में इन्फिनिटी यहाँ पर है, इन्फिनिटी से मैंने क्या करा, एक टेस्ट चार्ज को तोड़ा। ठीक है, टेस्ट चार्ज को तोड़ के मतलब ऐसे धीरे धीरे मैंने टेस्ट चार्ज को उठा के यहाँ ला रहा हूँ, यहाँ लाया। जैसे ही मैं सरफेस के ऊपर लेके आया तो सरफेस ने बोला कि मैं अंदर नहीं जाने दूंगी। ठीक है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, ये तो अपने को पोटेंशियल निकालना ही है, तो ये तो सरफेस के अंदर जाने ही नहीं दे रहा, मैं टेस्ट चार्ज को रखूं कैसे वहां पर। ठीक है, तब मैंने क्या किया कि ये वाला तो कॉन्सेप्ट चल नहीं रहा है अभी इन्फिनिटी वाला, अगर बाहर पॉइंट होता तो मैं इन्फिनिटी से लाके यहाँ रख देता, मगर ये सरफेस ने मुझे क्या कर लिया, अब रोक लिया है, ये मेरे को अंदर नहीं जाने दे रहा है। तो अब क्या करेंगे अपन, अपने को पता है यार इस सरफेस के ऊपर कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा वीएस,
हाँ ये तो अपन कैलकुलेट कर चुके हैं ऑलरेडी। और यहाँ पर एक वीपी होगा, ठीक है। अब मेरे को दो पोटेंशियल पॉइंट मिल गए, एक वीएस मिल गया, एक वीपी मिल गया। अगर मैं दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस की अगर मैं बात करूँ तो उसका फॉर्मूला है मेरे पास में, ठीक है। वीएस मेरे को नोन है, बाकी दो चीजें भी मेरे को पता है, बस खाली मुझे क्या निकालना है, एक अननोन यहाँ रहेगा तो वैल्यू पुट करके आंसर आराम से निकल सकता है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, कंसीडर 2 पॉइंट्स, ठीक है, कंसीडर 2 पॉइंट, ठीक। एक लेना 8 सरफेस, ठीक है। सेकंड कौन का लेना है, 8 डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द सेंटर। ये 2 पॉइंट लेने हैं अपने को खाली, ठीक है। तो अपने को क्या निकालना है, डेल वी निकालना है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, डेल वी जो रहेगा मेरा किसके इक्विवेलेंट रहेगा, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इसको डेल वी की जगह आप डीवी ये वाला लिखिए, डेल वी, ठीक है। डेल वी आप क्या बोल सकते हैं इसमें, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो क्या लिख सकता हूँ मैं, ये वीपी माइनस का वीएस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ ई डॉट डी आर, ठीक है। चलिए ई की वैल्यू पता है कितनी, 0 है, तो अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, वीपी माइनस वीएस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 डॉट डी आर। तो ये पूरी टर्म तो हो गई 0, यानी कि हमारे पास क्या निकल के आया, वीपी इज इक्वल टू वीएस, ठीक। वीएस की वैल्यू अपने को पता है, वीएस की वैल्यू कितनी निकल के आई थी अपने पास में, के क्यू अपॉन में आर, ठीक है। आपने अभी देखा था वीएस कितना निकल के आया था अपने पास में, के क्यू अपॉन में आर, यानी कि एक पर्टिकुलर पॉइंट इनसाइड द होलो स्फीयर अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट पी है तो उसके ऊपर जो पोटेंशियल रहेगा वो किसके इक्विवेलेंट रहेगा, जितना सरफेस के ऊपर इक्विवेलेंट है, ठीक है। यानी कि यहां लिख सकते हैं अपन, इनसाइड द स्फीयर द पोटेंशियल इज equivalent to the potential at surface, ठीक है। ये दोनों केस आपको समझ में आ चुके हैं कि ऐसा क्यों करा आपने, वीएस और वीपी को क्यों लिया। इन्फिनिटी से चार्ज अगर उठा के ला रहा था मैं तो सरफेस बोल रही थी कि अंदर नहीं जाने दो, अंदर नहीं जाने दे, वहां भी तू मत जाने दे अंदर, मेरे पास 2 पॉइंट है मैं निकाल सकता हूं, ठीक है। यानी कि ये कैलकुलेशन करने के तरीके और ये कुछ चीजें याद रखने की आपको एक वे है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर अपन आगे बात करते हैं कि इसकी सॉलिड स्फीयर की, उसके अंदर भी अपने को क्या करना है, दोनों केस लेना है, एक इनसाइड वाला और एक आउटसाइड वाला। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। चलिए दोस्तों, तो आपको टॉपिक दिख रहा है, क्या लिखा हुआ है, पोटेंशियल इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r एट अ डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ स्फीयर, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है अपने को, यहाँ पर पहली कंडीशन अपन लेते हैं कौन सी वाली, आउटसाइड वाली, ठीक। अब अपना जो स्फीयर है वो कैसा है, सॉलिड स्फीयर। आउटसाइड का मतलब क्या, कैपिटल आर जो है, स्मॉल आर जो रहेगा बड़ा रहेगा कैपिटल आर से, ये कंडीशन है। यहाँ पर अगर मैं स्फीयर को एक ड्रॉ करता हूँ तो ये मेरा स्फीयर है, ठीक है। ये स्फीयर है, ये कितना रेडियस है इसका, कैपिटल आर दे रखा है। मुझे क्या निकालना है, एक पर्टिकुलर कोई पी पॉइंट है सेंटर से r डिस्टेंस के ऊपर, मुझे इसके ऊपर क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। ये जो सॉलिड स्फीयर है और कैसा है, नॉन कंडक्टिंग की बात कर रहे हैं अपन अब, ठीक है। कौन सा है सॉलिड स्फीयर, ये कौन से वाला सॉलिड स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग, ठीक है। यानी कि पूरा वॉल्यूम में क्या है अपने पास में ये पड़ा हुआ है। इतनी चीज क्लियर है। चलिए ये चीज समझ में आने के बाद में अपने को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, ठीक है। इसको ब्रैकेट में बोल सकते हैं चार्ज, ठीक है। तो बोलेगा सॉलिड स्फीयर रख दो, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो चार्ज भी होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकल के आई थी, जैसा कि अपन पढ़ चुके हैं, वो भी निकल के आई थी के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर के इक्विवेलेंट निकल के आई थी, ठीक है। फिर अगेन क्या करो, अपने को क्या निकालना है, इसका पोटेंशियल निकालना है। तो इन्फिनिटी से क्या करो, एक टेस्ट चार्ज को उठा के लाओ, उसको यहाँ से लेके यहाँ तक रख दो, तो जो वर्क डन हुआ उसके रेस्पेक्ट में अपन क्या निकाल सकते हैं, पोटेंशियल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं बाय डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल, बाय पोटेंशियल डिफरेंस, बाय पोटेंशियल अपन क्या लिख सकते हैं, V डेल V इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ E डॉट dr। ये चीज क्लियर। अब लिमिट कहां से कहां तक लगानी पड़ेगी, देखिए इन्फिनिटी से कहां तक, r तक, क्योंकि ये दो डिफरेंस ही तो पोटेंशियल कर रहा है। इसका कितना होगा V इंफिनिटी, इसका होगा VP। तो मैं क्या यहाँ पर लिख सकता हूँ, VP माइनस V इंफिनिटी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ E की वैल्यू कितनी, के के ऊपर में आर स्क्वायर, यहाँ लिख देते हैं अपन वापस से के के ऊपर में आर स्क्वायर डॉट dr आ जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूले का dr है। चलिए
अब अपने को पता है ये तो जीरो हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं वीपी की बात करूँ, माइनस के के क्यू को अगर बाहर निकालता हूँ और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी टू आर। ठीक है, यहाँ पर क्या बचेगा मेरे पास में, इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी टू आर 1/r² डॉट डी आर। अब इसका जब अपने इंटीग्रेशन करा था तो कितना निकल के आया था, अपन पहले ही कर चुके, बार बार नहीं करेंगे। इसका निकल के आया था माइनस का 1/r। ठीक है, और यहाँ कितना आ जाएगा मेरे पास में, r और इन्फिनिटी। ठीक है, ये r² का ये वाला होता है। तो वीपी मेरे पास में कितना निकल गया, माइनस का के क्यू और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, माइनस का 1/r माइनस का 1/इन्फिनिटी, ये वाला पोर्शन हो गया अपना जीरो। तो मेरे पास में जो वीपी निकल गया, कितना निकल के आया, के क्यू अपॉन में आर। ठीक है, यानी कि सेम पोटेंशियल रहेगा। ये चीज समझ में आ गई। अगर वी सरफेस की बात करता हूँ, वी सरफेस की अगर मैं बात करूँ तो कितना आ जाएगा, के क्यू अपॉन में कैपिटल आर। ठीक है, क्योंकि सरफेस के ऊपर क्या रहता है, सरफेस के ऊपर जो स्मॉल आर है कैपिटल आर के बराबर रहेगा। इतनी चीज आपको क्लियर हो गई है। ठीक है, तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। ये सॉलिड स्फीयर के लिए आउटसाइड कंडीशन वाला केस है, नोट डाउन दिस। चलिए दोस्तों, तो अगला केस है अपना कौन सा वाला, इनसाइड कंडीशन वाला। इनसाइड कंडीशन वाला केस क्या बोलता है कि अपना जो आर रहेगा वो छोटा रहेगा कैपिटल आर से। ठीक है, तो यहाँ डायग्राम बना लेते हैं अपन, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं अपन। क्लियर है, अपने को क्या करना है, यहाँ से r डिस्टेंस दूर पे कोई p पॉइंट है, इसके ऊपर क्या निकालना है, अपने को पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, चलिए, और ये इसका पूरा रेडियस कितना दे रखा है, कैपिटल आर दे रखा है। और ये कौन सा स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, और नॉन कंडक्टिंग की बात हो रही है, इसलिए पूरे में क्या रहेगा, आपका चार्ज फिलअप रहेगा। ये चीज क्लियर हो गई है। ठीक है, अपन जितना भी पढ़ रहे हैं बहुत ही अच्छे अंडरस्टैंडिंग लेवल पे पढ़ रहे हैं, ताकि आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाए। ये चीज क्लियर हो गई। अब देखिए, आपको क्या निकालना है, इस पी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल निकालना है। इन्फिनिटी से लेके आओगे तो सरफेस अपोज करेगी, तो सरफेस अगर अपोज करती है तो अपन क्या ले लेते हैं, यहाँ पर एक वी सरफेस ले लेते हैं, ये अननोन रहता है, बाकी चीजें नोन रहती है। अब सबसे पहले अपन काम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सॉलिड स्फीयर। ठीक है, कौन सा वाला है, नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना, नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड सरफेस नॉन कंडक्टिंग। इनसाइड के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है वो कितनी रहती है, अपने क्या पढ़ी थी, जो निकल के आया था, कितना निकल के आया था, अपने पास में निकलता आया था के क्यू स्मॉल आर अपॉन में कैपिटल आर का क्यूब। ठीक है, ये वाली कंडीशन अपन निकाल के लाए थे। ठीक है, ये कंडीशन थी किसके लिए, अपनी किसके लिए थी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल के आया था सॉलिड स्फीयर के इनसाइड वाली, उसके लिए वाली कंडीशन थी। ठीक है, तो अब अपने को पता है बाय पोटेंशियल। ठीक है, वी नो पोटेंशियल डिफरेंस अपने को पता है, जो अपना क्या होता है, डेल वी इज इक्वल टू क्या होता है, नेगेटिव ऑफ ई डॉट डी आर, जैसा कि अपन डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, अब वापस अपन पुट करते हैं वैल्यूज को, ये अपन देख चुके हैं ना, ये रिलेशनशिप इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में अभी देखा था आपने। फिर अपन यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर क्या पता चलता है, तो डेल वी जो है उसको क्या लिख सकता हूँ मैं, वी पी माइनस का वी एस। अच्छा, यहाँ पर सरफेस क्यों लिया आपने, ये आपको पता चल चुका है ना, कि अपन इन्फिनिटी से अगर चार्ज तोड़ के लाता हूँ मैं, तो सरफेस क्या बोलते हैं कि मैं अंदर नहीं जाने दूंगी, और अपने को अंदर निकालना, तो अपन क्या करते हैं, अंदर वाला सरफेस के ऊपर तो पोटेंशियल पता ही है अपने को, और इस पी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल निकालना था। एक चीज पता है, एक चीज नहीं पता, तो एक चीज तो निकाल ही सकते हैं। तो ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा अपने पास में, नेगेटिव ऑफ ई की जगह में क्या लिख सकता हूँ, के क्यू आर अपॉन में आर क्यूब। यहाँ आ जाएगा के क्यू आर, ये नेगेटिव को भी अंदर चलने दो, कितना आ जाएगा, आर क्यूब डॉट डी आर। इतनी चीज क्लियर होगी। अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो वीपी माइनस का वी एस इज इक्वल टू माइनस का के क्यू, बाहर निकाल लेता हूँ मैं, के क्यू, और अपन में ये आर देखिए, ये आर भी कांस्टेंट है, छोटा बड़ा तो हो नहीं रहा है, तो इस वाले आर को बाहर निकाल लेते हैं अपन। ठीक है, अंदर वाला जो आर है ये यहाँ पर भी ले सकते थे, छोटा भी ले सकते थे। ठीक है, मगर जो कैपिटल आर है वो कांस्टेंट रहेगा, इसलिए बाहर निकाल लिया है। यहाँ क्या बचेगा, आर डॉट डी आर। अच्छा, लिमिट तो रखी नहीं, अब लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखेंगे, देखिए लिमिट रखाएगी अपनी कहाँ से, कैपिटल आर से लेके स्मॉल आर तक। लिमिट क्या रखाएगी, कैपिटल आर से लेके स्मॉल आर तक। ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा अपना, कैपिटल आर, यहाँ पर आ जाएगा स्मॉल आर, ये कैपिटल आर, ये आ जाएगा अपने पास में स्मॉल आर। देखिए, तो यहाँ पर क्या बचा मेरे पास में, वीपी माइनस। ठीक है, अच्छा, वीएस की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ कि के ओपन में आर, ये अपन निकाल चुके हैं पहले। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट इसकी जगह वाली वैल्यू पुट कर दी है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो के क्यू अपॉन में आर क्यूब, इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या हो जाएगा, आर की पावर 1+1 अपॉन में 1+1। ठीक है, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, कैपिटल आर से स्मॉल आर। तो वीपी माइनस का के क्यू अपॉन में आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का के क्यू अपॉन में आर क्यूब। ठीक है, यहाँ अगर मैं लिमिट को साथ में पुट करते जाता हूँ तो कितना आ जाएगा, आर पुट करते कितना आ जाएगा, आर का स्क्वायर अपॉन में 2, फिर यहाँ पर आ जाएगा माइनस, फिर उसके बाद में कितना आ जाएगा यहाँ पर, कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन में 2। ये चीज समझ में आ गई आपको। ठीक है, चलिए
इतनी चीज क्लियर होने के बाद में थोड़ा सा और हल्का सा और कैलकुलेशन यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, Vp माइनस का के क्यू अपॉन में आर इज इक्वल टू माइनस का के क्यू आर स्क्वायर अपॉन में 2r क्यूब, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, के क्यू आर स्क्वायर अपॉन में 2r क्यूब। ये चीज दिख रही है आपको? हाँ चलिए दिख रही है, ठीक है। चलिए अब इधर देखिए, ये चीज आपने नोट डाउन कर ली है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से, ठीक है। ये चीज नोट डाउन कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो अब इसको रफ कर देते हैं अपन। चलिए देखिए क्या निकल के आया अपने पास में, Vp माइनस का के क्यू अपॉन में r इज इक्वल टू माइनस का के क्यू आर स्क्वायर अपॉन में 2r क्यूब, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया था और क्या बचा वहां पर, के क्यू अपॉन में 2r, ये कंडीशन बची है। तो यहां से अगर मैं Vp निकालता हूं तो Vp मेरे पास में इतना निकल के आ जाएगा, माइनस का के क्यू आर स्क्वायर अपॉन में 2r क्यूब, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का के क्यू अपॉन में 2r, और ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का के क्यू अपॉन में आर। ये इतनी चीज आपको क्लियर हो गई है। अच्छा आप क्या कर सकते हैं, चलिए तो जो मेरा Vp रहेगा अपन डायरेक्ट फाइनल कंडीशन लिख लेते हैं, एलसीएम वेलसीएम जो भी रहेगा, ठीक है। यहाँ से कुछ कॉमन निकल रहा था, क्या कॉमन निकल रहा है अपन निकाल लेते हैं। यहाँ से के क्यू अपॉन में आर को अगर मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, ठीक है। अगर मैंने के क्यू अपॉन में आर को यहाँ से कॉमन निकाला तो मेरे पास में यहाँ पर क्या बचेगा, देखिए तो यहाँ बचेगा माइनस का आर स्क्वायर अपॉन में क्या बचेगा, एक आर कॉमन ले लेते क्या बचेगा, 2r स्क्वायर। ये चीज क्लियर हो गई। चलिए यहाँ से अगर बात करें तो प्लस का साइन है, के क्यू ऊपर में आर कॉमन लिया तो 1/2 बचेगा यहाँ पर, ये चीज क्लियर है। यहाँ पर कितना बचेगा, प्लस का 1, ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। चलिए तो Vp इज इक्वल टू मेरे पास में कितना आया, के क्यू अपॉन में आर और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 और ये माइनस का आर स्क्वायर अपॉन में 2r स्क्वायर, ठीक है। ये यहाँ तक क्लियर हुआ है। चलिए उधर का स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा तो इधर का भी अपन रफ कर देते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन लेंदी इसलिए जा रही है क्योंकि मैं एक एक स्टेप लिख रहा हूं, आप डायरेक्ट इसको जंप भी कर सकते हैं, ठीक है। ये पोटेंशियल अपने निकल के आया किसके ऊपर, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे के ऊपर। अगर मैं बात करूं सेंटर की, यानी कि व्हाट विल बी द पोटेंशियल एट सेंटर, तो पोटेंशियल एट सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर पे क्या होता है, जो आर की वैल्यू रहेगी वो 0 हो जाएगी, ठीक है। ये आपका स्फीयर था, यहां से लेके यहां तक r था, अगर सेंटर की बात करोगे तो r किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो r की वैल्यू अगर मैं यहां पुट करता हूं तो मेरे पास में कितना निकल के आएगा, पोटेंशियल एट सेंटर जो निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा मेरे पास में 3kq अपॉन में 2r, क्योंकि ये टर्म तो हो जाएगी 0 अपनी, ये हो जाएगा अपना कितना 3kq अपॉन में r। ये क्या निकल के आया अपने पास में, पोटेंशियल निकल के आ चुका है, ठीक है। चलिए तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, जो मेरा V सेंटर रहेगा वो किसके इक्विवेलेंट रहेगा, 3/2, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि अपन kq/r, ठीक है। अच्छा ये V सरफेस जैसा दिख रहा है क्या, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, V सेंटर इज इक्वल टू 3/2 इंटू V ऑफ सरफेस। तो ये अपने लिए कंडीशन है अच्छी सी, ठीक है। जितना भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, जितना भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपके सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। एक एक पॉइंट के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। इवन आप अगर आईआईटी और नीट की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस वाले पोर्शन के अलावा आपको ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इस पोर्शन से बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ चुकी है कि इनसाइड कंडीशन थी किसके लिए, नॉन कंडक्टिंग के लिए। तो आप इस पूरे को नोट डाउन कर लीजिए, उसको रिवाइज कीजिए, फिर अपन आगे बात करते हैं, अपना अगला टॉपिक उठाते हैं, ठीक है। मैं हट जाता हूं ताकि आप इसको नोट कर सके। चलिए दोस्तों, जैसा कि आप बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ देख रहे होंगे, क्या हेडिंग डाली हुई आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। मैंने आपको पहले भी डिस्कशन करा था अपनों प्रीवियस वाले लेक्चर में कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है। देखिए ऐसी सरफेस जिसके ऊपर जो पोटेंशियल रहता है वो हर एक पॉइंट पे क्या रहे, सेम रहे, उसको क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अपना एग्जांपल ले रखा है, एक स्फीयर का अंदर एक चार्ज रखा हुआ है Q, एक स्फीयर के अंदर चार्ज रखा हुआ Q। अच्छा ये r रेडियस का है, स्फीयर की सरफेस के ऊपर किसी एक P पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल था वो V1 था, दूसरी सरफेस के ऊपर V2 था, मतलब सरफेस तो वही है, एक पॉइंट के ऊपर V1 था, एक पॉइंट के ऊपर V2 था, एक के ऊपर V3 था और एक के ऊपर V4 था। अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू V4, यानी कि जितने भी पोटेंशियल है हर एक पॉइंट के ऊपर वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। अब इसको सेम कैसे बोल सकते हैं अपन, इसको सेम इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि देखिए ये जो रेडियस है ये चारों तरफ से सेम है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे अपन, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। चार्ज इनक्लोज्ड इन अ सर्कल, सर्कल सरफेस बिहेव्स लाइक अ इक्विपोटेंशियल सरफेस,
ठीक है, यानी कि ऐसी सरफेस जिसके हर एक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल क्या हो, सेम हो, उसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। चलिए, अब कुछ क्या रहती है इक्विपोटेंशियल सरफेस जो रहती है, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज रहती है, उसके रिगार्डिंग भी आपको कुछ ऑब्जेक्टिव उसमें पूछ सकते हैं, तो अपन प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, हेडिंग डाल रखी है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। पहली प्रॉपर्टी क्या बोलती है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। यानी कि एक सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर कोई भी दो पॉइंट ले लीजिए, मैंने लिया एक V1 पॉइंट और एक लिया V2 पॉइंट, ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो ऑब्वियसली बात है V1 और V2 बराबर है, यानी कि अगर V1 की वैल्यू 5 है तो V2 की वैल्यू कितनी, 5 है, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या जाएगा, जीरो। यानी कि पहली कंडीशन अपनी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रखा है अपने ने। सेकंड क्या बोलता है अपने को, नो वर्क इज डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इन मूविंग अ चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी कि आपको एक इक्विपोटेंशियल सरफेस दिख रही है, इसके ऊपर एक मैंने चार्ज रखा है Q, इसको यहां से उठा के अगर मैं इसी सरफेस के ऊपर हल्का सा आगे खिसका देता हूं तो जो वर्क डन रहेगा जीरो रहेगा। ये चीज आपको समझ में आ गई है, ठीक है। चलिए, जो तीसरा पॉइंट है वो दे रखा है अपने को क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रहेगी वो जो आपकी सरफेस रहेगी इसके हमेशा परपेंडिकुलर रहना चाहिए। और आपको जो पांचवा पॉइंट दे रखा है वो क्या दे रखा है, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। यानी कि ये जो लाइनें रहती है, जो पोटेंशियल सरफेस है, वो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे डिस्कशन करते हैं। चलिए दोस्तों, तो अपन डिस्कशन कर चुके हैं। अब एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट आने वाला है अपने पास में, क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अभी तक जो अपने बात करी थी, काय की बात करी थी, पोटेंशियल की, अब बात करेंगे काय की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की। तो ये जो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं हल्का सा कंफ्यूजन को दूर कर देता हूं। ठीक, कंफ्यूजन अभी आया नहीं होगा, मैं आगे अगर पढ़ाता हूं तो शायद आ सकता है, तो उसको पहले अपन दूर कर लेते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन आने से पहले दूर कर लेते तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। देखिए, पूरे 12th के टॉपिक में बच्चों को जो रहता है कंफ्यूजन रहता है किससे रिलेटेड, कि पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाते हैं वो। ठीक है, कंफ्यूज हो जाता है, मतलब वो कंडीशन ही कुछ ऐसी है उसकी। तो देखिए, पहले कंफ्यूजन को दूर कर लेते हैं अपन। देखिए, अपने जो पोटेंशियल पढ़ा था वो क्या था, कि किसी कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई दो पॉइंट ले लेते, एक पॉइंट ले लेते, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, किसी एक चार्ज को उठा के यहां से लेके यहां तक अपन रखते हैं। ठीक है, तो ये दो, इस चार्ज को उठा के लेके यहां तक रखने में कुछ वर्क डन करा आप लोगों ने। ठीक है, तो जो पोटेंशियल क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल डिफरेंस क्या बोलता है, कि जो पोटेंशियल उस वाले चार्ज का ए पे रहा होगा, ठीक है, और जो पोटेंशियल बी पे रहा होगा, उनका डिफरेंस जो होगा किसके बराबर होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज के बराबर होता है। ठीक है, ये डेफिनेशन थी किसकी, पोटेंशियल की। ठीक है, यानी कि एक चार्ज का किसी दो पॉइंट के ऊपर कितना एनर्जी रहेगा कि छोड़े तो भग जाए, वो चीज होती है पोटेंशियल। ठीक है, अब एनर्जी की बात करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो जो पोटेंशियल एनर्जी रहती है, ठीक है, तो यहां लिख देता हूं मैं पोटेंशियल एनर्जी। ये जो पोटेंशियल एनर्जी रहती है ये किसकी रहती है, सिस्टम ऑफ चार्जेस की रहती है, सिस्टम ऑफ चार्जेस की रहती है। ठीक है, ये पोटेंशियल में क्या हो रहा था कि एक चार्ज पहले से रखा हुआ था, उसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड थी, फिर दूसरे चार्ज को किसी पॉइंट से उठा के दूसरे पॉइंट पे रख रहे थे, तो दो पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस निकल के आ रहा था पोटेंशियल का, उसको पोटेंशियल डिफरेंस नाम दिया था। अब यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी किसकी होती है, सिस्टम ऑफ चार्जेस की होती है। इसका मतलब क्या है कि जैसे कि अगर मैं बात करूं, मैंने एक चार्ज रख रखा है Q1 यहाँ पर, ठीक है, और इससे r डिस्टेंस के ऊपर मैंने क्या रख रखा है, एक Q2 चार्ज रख रखा है। ठीक है, तो ये एक सिस्टम बन गया, एक सिस्टम बना ना, ये किसी की एक Q1 यहाँ पर रखा, Q2 यहाँ पर रखा मैंने, तो ये पूरा सिस्टम बना दिया। तो ये पूरे सिस्टम को बनाने के अंदर जो मेरे को एनर्जी खर्च करनी पड़ी होगी, वही एनर्जी स्टोर्ड हो गई होगी यहाँ पर, और उसी चीज को क्या नाम दे दिया मैंने, पोटेंशियल एनर्जी। अब ये जैसे कि अभी मैं बात करूं, ये तो सिस्टम बना दिया। जैसे अगर ये सिस्टम नहीं होता, मुझे क्या एक ऐसा सिस्टम बनाना है कि Q1 यहाँ पर हो और उससे r डिस्टेंस पे Q2 यहाँ पर हो, मुझे एक ऐसा सिस्टम बनाना है, तो उसके लिए मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा। वही वर्क स्टोर हो जाता है कि किस फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मेरे पास में क्या, इन्फिनिटी के ऊपर कोई दो चार्ज रखे हुए थे, Q1 और Q2। ठीक है, इन्फिनिटी के ऊपर था, इन्फिनिटी के ऊपर भी वो एक कॉन्फ़िगरेशन में बंधे हुए होंगे, यानी Q1 यहाँ पर होगा, Q2 यहाँ पर होगा। तो अगर ये दोनों इस टाइप से जमे हुए हैं, तो इनको जमाने के लिए कुछ एनर्जी खर्च हुई होगी, मगर कितनी हुई होगी अपने को नहीं पता, इसलिए अपन उसको जीरो ही मान के चलते हैं। तो इन्फिनिटी पे दो चार्ज रखे हुए थे, मैंने क्या करा, पहला वाला चार्ज उठा के यहाँ पर रख दिया। अच्छा, पहला वाला चार्ज उठा के यहां तक रखने में मेरे को कोई वर्क नहीं करना पड़ा। क्यों? क्योंकि वर्क कब करना पड़ता, जब कोई मेरे को अपोज करता। मैंने क्या करा, जैसे Q1 को हल्का सा धक्का दिया स्पेस में, तो धीरे धीरे चलते वो यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर हल्का सा धक्का देकर मैंने रोक दिया, तो यहाँ पर मेरे को वर्क नहीं करना पड़ा। ठीक है, अब जैसे ये चार्ज आ गया, तो इस बोर्ड के ऊपर क्या हो गया, फील्ड लाइंस आ गई।
इस चार्ज की वजह से चारों दिशाओं में। ये चीज तो समझना नहीं, पहले फील्ड लाइंस किसी की नहीं थी, अब क्या हुआ, इस चार्ज की क्या हो गई, चारों तरफ क्या आ गई, फील्ड लाइंस आ गई। अब मेरे को क्या करना है, दूसरा वाला चार्ज उठा के लाना है, और दूसरा वाला चार्ज उठा के कहां पुट करना है, यहां से लेके r डिस्टेंस के दूर एक इस पॉइंट के ऊपर मुझे क्या करना है, यहां पर एक चार्ज को पुट करना है Q2 को। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन बनाना चाह रहे हैं ना अपन, तो कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ही बनेगा। अब मैंने क्या करा, Q2 को उठाया, जैसे ही उठा के मैं इधर लाने लगा तो मेरे ऊपर एक फोर्स लगने लग गया अपोजिट डायरेक्शन में इस Q1 की वजह से। तो अब मेरे को इसको उठा के यहां तक लाने में कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं Q2 को उठाकर यहां पर लाया Q2 को, तो मेरे को क्या करना पड़ गया, वर्क करना पड़ गया। ये दूसरा वाला वर्क है जिसकी कुछ वैल्यू रहेगी। जो पहला वर्क था Q1 वाला, ठीक है, वर्क पहला जो Q1 के लिए था वो कितना था, 0, मगर ये जो वर्क था किसके लिए, Q2 के लिए, इसकी कुछ वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो ये जो टोटल वर्क रहता है, ये जो टोटल वर्क करना पड़ा ना, इसी को क्या बोलते हैं अपन, पोटेंशियल एनर्जी बोल देते हैं। ठीक है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी में बी डिफाइंड एज द वर्क डन टू ब्रिंग द चार्जेस from infinity to the point। ठीक है, यानी कि जितना टोटल वर्क, यहां पर आप क्या लिख सकते हो, टोटल वर्क। ठीक है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है, द टोटल वर्क डन टू ब्रिंग द चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, यानी कि जिस पॉइंट पे अपने को उनको जमाना होता है, उस चीज के अंदर जितना वर्क करना पड़ा वो किसके इक्विवेलेंट होता है, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई, पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। अपन इसको और पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपको एक और अच्छा सा एग्जांपल दे देता हूं। देखिए, आपको क्या था, आपके पास में एक सड़क थी। ठीक है, एक सड़क थी, यहाँ पर बहुत सारी ईंट रखी हुई थी। क्या थी, यहाँ पर बहुत सारी ईंटें रखी हुई थी। मैंने क्या करा, एक ईंट को यहाँ से उठाया, ठीक, एक ईंट को यहाँ से लेके यहाँ तक रख दिया। मैंने एक ईंट को उठा के इस ए पॉइंट से इस बी पॉइंट पे रख दिया। ठीक है, तो ये इस यहां से लेके यहां तक उठाने में मेरे को जितना वर्क करना पड़ा ये होता है पोटेंशियल। मगर अगर मैं बात करूं, ये तो पोटेंशियल हो गया इस लाइन के ऊपर खिसकाने में। अब मैं क्या बोल रहा हूं, यहां से मैंने ईंट उठाई, एक ईंट को रखा मैंने यहां पर, दूसरी ईंट उठी, दूसरी ईंट को रखा मैंने यहां पर, तीसरी ईंट उठाई यहां पर, उसको ऊपर रखा, चौथी को मैंने ऊपर रखा। ऐसे ऐसे करते करते मैंने क्या करा, सारी ईंटों को ऐसे जमा के एक दीवार बना दी। ठीक है, दीवार बना दी यानी कि मैंने कंस्ट्रक्शन कर दिया। तो इन चार्जेस को उठा उठा कर लाकर कंस्ट्रक्शन करने में मेरे को जितना वर्क डन करना पड़ा वो क्या होता है, मेरा पोटेंशियल एनर्जी होती है। यानी कि हर एक को उठा के मैंने यहां पर रखा, हर एक को उठा के यहां पर रखा, हर एक को उठा के यहां पर रखा, तो ईच चार्ज को उठाकर उसकी पोजीशन पर फिक्स करने में जितना टोटल वर्क लगा है मुझे, वो होता है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यानी कि सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है। और पोटेंशियल तो आपको पता ही चल गया कि एक पॉइंट के ऊपर खिसकाने में जितना वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है उसको पोटेंशियल बोलते हैं। ये चीज क्लियर हो चुकी है आपकी। चलिए अब आगे बात करते हैं अपन क्या कि पोटेंशियल एनर्जी के एक अच्छे रेस्पेक्ट में। अपन डेफिनेशन और ये सारी चीजें लिख देंगे। चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड। देखिए पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए डिफाइन है, सिस्टम ऑफ चार्जेस के। तो यहां मैं लिख सकता हूं, इट इज द एनर्जी possessed by system of charges। ठीक है, ये वो वाली एनर्जी है जो किसकी वजह से, मतलब जो अपने पास चार्जेस है वो सिस्टम में बने हुए हैं, तो उसके अंदर जो सिस्टम बनाने में जो एनर्जी यूज्ड हुई है वही क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड हो जाती है। तो इट इज द एनर्जी possessed by system of charges by virtue of their position, by virtue of their पोजीशन, यानी कि उस पोजीशन में लाने में जितनी एनर्जी खर्च हुई वो स्टोर्ड हो जाती है। ये चीज आपको क्लियर हो गई। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो रहता है ना, क्या रहता है, एक अमाउंट ऑफ वर्क डन रहता है जो पर्टिकुलर एक फॉर्म में स्टोर्ड हो जाता है। ठीक है, तो मैं एक डेफिनेशन लिख देता हूं यहाँ पर, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। डेफिनेशन के वे में अगर बात कर सकते हैं, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी of a system of charges may be defined as the amount of work done
in assembling the charges from infinity to their particular position by bringing them in from infinity। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। क्या होता है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस में बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू देयर पर्टिकुलर पोजीशन बाय ब्रिंगिंग देम इन फ्रॉम इन्फिनिटी। यानी कि वो ईंटें उठा के जा रहा था ना, तो ईंटें उठा के जो दीवार बनाने में जो टोटल एनर्जी, टोटल वर्क डन हुआ ना, वो वहां स्टोर्ड हो चुका है। तो वो स्टोर्ड हुआ ना वर्क, वही उसको क्या नाम देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। आप इसको इस रेस्पेक्ट में समझ सकते हो, ये चीज समझ में आ गई। चलिए अगर मैं बात करूं, मेरे पास में कोई दो चार्जेस रखे हुए, कहां पर, ये Q1 और ये Q2। ये देखिए, ये एक दूसरे से अभी भी r डिस्टेंस पे सेपरेटेड थे, मगर ये कहां रखे हुए थे, अभी इंफिनिटी पे। तो ये भी एक कॉन्फ़िगरेशन बना हुआ है, तो इस पूरे सिस्टम की भी कुछ एनर्जी होगी। तो मैं यहां लिख देता हूं, इसकी एनर्जी होगी U इंफिनिटी। ठीक है, मैंने क्या करा, एक चार्ज को उठा के ये मैं यहां लाया, यहां रख दिया। ठीक है, इस चार्ज को यहां से यहां तक उठाने में मेरे को वर्क डन जो करना पड़ेगा वो कितना होगा, 0। अब इससे r डिस्टेंस के ऊपर मैंने क्या करा, एक और चार्ज रखा, क्या, Q2। ठीक है, तो ये अपन ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं अपन P। ठीक है, P डिस्टेंस से, R डिस्टेंस आप पढ़ोगे। अब मैं Q2 को वहां से उठा के लाऊंगा, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इसको अपोज करेगी, यानी कि इसके लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या बोलता है, अब ये कॉन्फ़िगरेशन बन चुका है मेरा एक पूरा एक। ठीक है, तो इस पूरे कॉन्फ़िगरेशन को मैं नाम दे देता हूं UA। ठीक है, या फिर ये UA बोल सकते हैं, या फिर U ऑफ कॉन्फ़िगरेशन बोल सकते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई, यानी कि उस वाले कॉन्फ़िगरेशन से मुझे ये वाला कॉन्फ़िगरेशन बनाना था, तो इसकी खुद की एक पोटेंशियल एनर्जी होगी और इसकी एक पोटेंशियल एनर्जी होगी। ये चीज क्लियर होगी। अब पोटेंशियल एनर्जी की जो डेफिनेशन है बोलता है कि U ऑफ कॉन्फ़िगरेशन माइनस U एट इंफिनिटी इज इक्वल टू वर्क डन टू असेंबल द चार्जेस। ठीक है, चार्जेस को जो असेंबल करने में जितना मेरे को एनर्जी खर्च करना पड़ी, वो किसके इक्विवेलेंट होगा, पोटेंशियल एनर्जी के इक्विवेलेंट होगा। अपने को पता है इंफिनिटी में पता नहीं था, 0 मान लेते। तो U जो कॉन्फ़िगरेशन जो निकल के आता है वो किसके लिए इक्विवेलेंट निकल के आता है, पॉजिटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस। ठीक है, ये डेफिनेशन थी अपनी काय की, पोटेंशियल एनर्जी की। ये चीज आपको समझ में आ गई है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कुछ नहीं है, बहुत सारे चार्जेस कहीं रखे हुए थे, वहां पर भी जमा के रखे हुए होंगे, तो वहां पर भी वो जमाने में कुछ एनर्जी खर्च होगी, तो वहां की कुछ एनर्जी रही होगी। कितनी हुई नहीं पता थी, इसलिए 0 मान लिया। यानी कि बहुत सारे चार्ज जो इन्फिनिटी पे पड़े हुए रहते ना, तो इन्फिनिटी पे अपनों ने तो जमा ही नहीं, किसने जमा, हु नोस। ठीक है, गॉड ने जमाए होंगे, तो गॉड के पास तो बहुत शक्ति रहती है, यानी कि उन्होंने जो काम करा वो 0 ही हो गया पूरी तरीके से। वहां अपनों ने नहीं जमाए, यानी कि दो चार्ज इन्फिनिटी पे रखे हुए थे, उनकी जो वहां पर कॉन्फ़िगरेशन बना था उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, 0 थी। अपनों ने एक चार्ज को उठा के इन्फिनिटी से यहां लाए, दूसरे चार्ज को उठा के यहां लाए, तो दोनों चार्ज को उठाकर एक पर्टिकुलर आकार देने में या एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन देने में जितना वर्क डन मुझे करना पड़ा, वही वर्क डन पूरे को मैंने क्या बोल दिया, पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है। और पोटेंशियल किसको बोलते हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट के ऊपर एक टेस्ट चार्ज को उठा के दूसरे पॉइंट के ऊपर रखने में जो डिफरेंस क्रिएट होता है, उसमें जो वर्क डन करना पड़ता है उस चार्ज को उठा के यहां से लेके यहां तक लाने में, वो उन दोनों के पॉइंट के डिफरेंस के बराबर होता है। और इसमें भी जो सिंगल निकालने की अपने ने ट्राई करा था, तो अपन क्या करते थे, अगर सिंगल पॉइंट पे निकालनी तो अपन क्या करते थे, इंफिनिटी से उस चार्ज को उठा के यहां पर रख दो, तो इंफिनिटी वाला एक पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों के बीच में जितना वर्क डन करना पड़ा और अपॉन में अपन वो यूनिट चार्ज रख देंगे, तो वो किसके डिफरेंस के बराबर हो जाएगा, इंफिनिटी वाले और इस पी पॉइंट के बीच में। और इंफिनिटी वाले को अपन क्या बोल देते थे, 0 बोल देते थे, क्योंकि इंफिनिटी पे क्या अपने को नहीं पता था। ये चीज क्लियर हो गई है। आपने 11th में अगर कंजर्वेशन और ये सारी चीजें अच्छे वे में पढ़ रखी तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ये चीज क्लियर है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन और डिस्कशन करते हैं। डू नॉट मेक एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग द पोटेंशियल एनर्जी एंड द पोटेंशियल। पोटेंशियल इज नथिंग but the linear movement of a particular test charge from one position to another position in a uniform electric field. But the potential energy is the making the how many work done you have doing in making the configuration with these two charges.
ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी होगी। कॉन्फ़िगरेशन बनाने में जितनी एनर्जी कर रहे हो वो पोटेंशियल एनर्जी, और एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से खिंचाने में जो एनर्जी लगा रहे हो वो पोटेंशियल होता है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। आई होप इतना एक्सप्लेनेशन के बाद में आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। ये नोट डाउन करो, फिर आगे बात करते हैं अपन। चलिए दोस्तों, तो जैसा कि आप हेडिंग देख रहे हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अपन ने अभी देख लिया क्या होता है। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंगिंग द ईच चार्ज फ्रॉम द इंफिनिटी एंड मेड द कॉन्फिगरेशन विद दिस चार्जेस। ठीक है, चलिए इधर देखिए, डेरिवेशन करने वाले, डेरिवेशन करने से पहले अपन एक अच्छे से सिंपल वे में डेरिवेशन करेंगे। ये इंफिनिटी मान लो, ये पोजीशन क्या है, इंफिनिटी है। यहाँ पर दो चार्ज रखे हुए थे, एक रखा हुआ था Q1, एक रखा था Q2। ठीक है, और ये पूरा ब्लैंक था। क्लियर। अब ये Q1 चार्ज को अगर मैं उठाकर यहां से लेके यहां तक लाता हूं तो कोई एक्सटर्नल एजेंट दिख रहा है कि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड तो कुछ भी नहीं है, यानी कि इस Q1 को यहां तक उठा के लाने में मेरे को कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इस Q1 को उठाकर ऐसे 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 यहां पर ले आता हूं मैं। तो मैंने क्या करा, Q1 को यहां पर ले आया। ठीक, तो यहां से लेके यहां तक लाने में मुझे को वर्क डन करना पड़ेगा, यानी कि वर्क डन, पहला वर्क Q1 को उठाने में कितना करना पड़ा मेरे को, 0। ठीक है, चलिए अब क्या है कि Q1 चार्ज यहां पर ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये आ चुका है। अब इसकी वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई होगी इस डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, अब मेरे को कॉन्फ़िगरेशन बनाना क्या है, इस चार्ज से कुछ कितने डिस्टेंस अपार्ट, r डिस्टेंस अपार्ट के ऊपर एक कोई P पॉइंट है। इस P पॉइंट के ऊपर मेरे को क्या करना है, यहाँ पर एक चार्ज लाना है, मेरे को कौन सा, Q2 चार्ज रखना है। मेरे को एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन बनाना है। ये चीज क्लियर है। चलिए, तो अब मैं क्या करूंगा, मेरा इंफिनिटी वाला पॉइंट था मेरे पास, यहाँ पर अब कितना चार्ज बचा था, खाली Q2 चार्ज बचा था। इस Q2 चार्ज को मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक उठाकर कुछ लाना पड़ेगा। ठीक है, अब इस Q2 चार्ज को मैं यहाँ से लेके यहाँ तक उठा के लाऊंगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज को उधर धक्का देना चाहेगी, यानी कि मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक लाने के लिए मुझे इधर क्या लगाना पड़ेगा, एक F एक्सटर्नल लगाना पड़ेगा। ठीक है, इस F एक्सटर्नल लगूंगा और इतना को डिस्प्लेस करना पड़ेगा मुझे इस डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक वर्क डन करना पड़ेगा, है ना, कोई सेकंड वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, किसके लिए, Q2 के लिए। तो ये कितना करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे वो निकालना है। ठीक है, तो अपने को पता है क्या कि जो पोटेंशियल की डेफिनेशन रहती है, अपने ने निकाला था इस Q चार्ज की वजह से इस पर्टिकुलर P पॉइंट के ऊपर क्या पोटेंशियल रहता है वो अपन निकाल सकते हैं। अब इंफिनिटी के ऊपर पोटेंशियल कितना होगा इस Q2 का, V इंफिनिटी, और यहाँ पर कितना होगा Vp। तो बाय डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल, बाय डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, we can say क्या, Vp माइनस का V इंफिनिटी इज इक्वल टू वर्क डन। ठीक है, वर्क डन कौन सा वाला, Q2 वाला। ठीक है, Q2 चार्ज को उठाने में, और कौन सा, बाय एक्सटर्नल फोर्स। देखिए एक एक लाइन लिखिएगा, बाय एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज Q2, है ना, बाय एक्सटर्नल फोर्स अपॉन में चार्ज Q2। ठीक है, यही होता है पोटेंशियल की डेफिनेशन। चलिए, तो ये तो 0 हो जाएगा, इंफिनिटी भी क्या रहता है 0। तो यहां से मुझे क्या पता चला, अगर मैं वर्क डन निकालूं, वर्क डन, है ना, ये किसके लिए निकाल रहे अपन, Q2 के लिए बाय एक्सटर्नल एजेंट, ये कितना हो जाएगा Q2, और यहां पर कितना आ जाएगा Vp। ठीक है, तो ये अपना वर्क डन निकल के आ गया। ये चीज समझ में आई, पहला वर्क डन कितना निकल के आया 0, और दूसरा वर्क डन कितना निकल के आ गया अपने पास में Q2 और Vp। ये इतनी चीज आपको समझ में आई, ये चीज क्लियर है। चलिए, अब अपने को पता है, यहां पर मैं ले लेता हूं थोड़ा सा पोर्शन, ये चीज निकल गई, यानी कि यहां से मैं बोल सकता हूं वर्क डन फॉर Q2 की बात कर रहे हैं, मैं एक एक जगह लिख रहा हूं, ये Q2 है मेरे पास में, Q2 को यहां लिख सकते हैं। ठीक है, अब Vp जो रहता है, Vp अपने को पता है कितना है, Vp अपने को पता है, Vp अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं पहले, कितना था अपने पास में K, और यहां पर क्या चार्ज था अपना Q1, K Q1 अपॉन में यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी थी, R, इसके बराबर होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पर, K Q1 अपॉन में R। तो यहां पर मेरे जो वर्क डन निकल के आया है, वर्क डन फॉर Q2 कितना निकल के आया मेरे पास में, K Q1 Q2 अपॉन में R। ये मेरे पास क्या निकल के आ गया है, वर्क डन निकल के आ गया है। ये इतनी चीज क्लियर हो गई आपको। ठीक है, यानी कि ये P पॉइंट के ऊपर कितना पोटेंशियल रहेगा इस Q1 की वजह से, वो डायरेक्ट वैल्यू लिख दी अपनों ने, और ये अपना कुछ ऐसा वर्क डन W1 कितना निकल के आया 0, W2 कितना निकल के आ गया K Q1 Q2 अपॉन में R। इतनी चीज क्लियर है। ठीक है, अब इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इधर से थोड़ा सा रफ करके आगे का कैलकुलेशन करता हूं। ठीक है, चलिए नोट डाउन करिए।
चलिए दोस्तों, आपने नोट कर लिया, मैंने इधर का पोर्शन रफ कर दिया। आप देखिए W1 कितना था 0, Q1 को उठा के लाने में कितना वर्क करना पड़ा 0, मगर Q1 आने के बाद में Q1 की फील्ड जनरेट हो गई थी। फील्ड जनरेट होगी तो Q2 को लाने में मुझे इसकी फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा था उसके अपोजिंग डायरेक्शन में फोर्स लगा के इसके एक r डिस्टेंस के ऊपर मुझे लाना पड़ा। तो इसका जो वर्क डन है वो कितना निकल के आ गया K Q1 Q2 अपॉन में R। इतनी चीज क्लियर है। तो बाय पोटेंशियल, बाय डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी वहां लिख रखा है कितना, पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, टू ब्रिंग द चार्ज इंफिनिटी से यहां तक लाने में। तो अपन मैं क्या बोलता हूं, ये जो कॉन्फ़िगरेशन बना है मेरा, ये जो पूरा जो कॉन्फ़िगरेशन बना है इसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी ना पूरे कॉन्फ़िगरेशन की, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी को क्या नाम देते हैं अपन, ये कुछ यूए होगा। तो अपन क्या निकाल रहे हैं, यूए निकाल रहे हैं अभी। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई, पूरे की एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो ये मेरे पास में यू कितना हो जाएगा, मेरे पास में W1 प्लस W2। क्लियर है? चलिए, तो अगर मैं बात करूं, मेरा जो यू निकल के आएगा कितना निकले, W1 तो कितना है 0, प्लस ये कितना निकल के आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन में R। तो यहां से मेरे पास में एक चीज निकल के आई है क्या, कि जो पोटेंशियल एनर्जी रहती है उसका फॉर्मूला क्या बन के आ गया मेरे पास में, K Q1 Q2 अपॉन में R। जो Q1 और Q2 है ना, ये आप साइन के साथ में रखोगे। ये चीज समझ में आई? यानी कि किसी कॉन्फ़िगरेशन की जो पोटेंशियल एनर्जी रहती है किसकी इक्विवेलेंट होती है, K Q1 Q2 अपॉन में R, यानी कि दोनों के बीच के डिस्टेंस के बराबर होती है। इतनी चीज समझ में आ गई आपको? ये होता है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसकी होती है, पूरे सिस्टम की होती है। ठीक है, और सिंगल चार्ज की बात करी तब पोटेंशियल डिफरेंस निकाला था आपने, देखा ना यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस के साथ ही अपनों ने पोटेंशियल एनर्जी को डिस्क्राइब करा है। ये चीज आपको क्लियर हो गई है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। ठीक है, अब मैं एक न्यूमेरिकल लेता हूं जिससे आपको और अच्छे अंडरस्टैंडिंग में समझ में आ जाएगा कि क्या पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। चलिए दोस्तों, आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा क्या, तीन चार्जेस रखे हुए, ये दो चार्जेस, ये ट्रायंगुलर शेप का कॉन्फ़िगरेशन बना हुआ है इनका, ये Q ये Q ये Q तीनों ए डिस्टेंस पे रखे हुए। अब इस कॉन्फ़िगरेशन को बनाने के अंदर मुझे कितनी पोटेंशियल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, मुझे वो निकालना है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले क्या पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या बोलती है, जो अपने U निकाला था वो कितना निकल के आया था, K Q1 Q2 अपॉन में R। यानी कि किन्हीं भी दो चार्जेस को Q1 और Q2 को R डिस्टेंस के ऊपर जमाने के अंदर जितनी एनर्जी खर्च होती है वो क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। ये अपने ऐसा पढ़ा था। ठीक है, अच्छा, कुछ पहला वाला चार्ज लगाए होंगे तो कोई एनर्जी नहीं लगेगी, दूसरा चार्ज लाए होंगे तो क्या होगा, कुछ एनर्जी लगेगी, तीसरा लाया होगा तो कुछ और लगी होगी एनर्जी। ठीक है, तो अपने कैलकुलेट करना है कि टोटल कितनी एनर्जी लगी। अब अपने जो ये जो निकाला था कॉन्फ़िगरेशन के लिए, जो पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी वो दो चार्जेस के लिए निकाली होती है। तो अपने को क्या करना है, अब यहाँ पर तो तीन चार्जेस है, यानी कि दो दो चार्जेस को कंसीडर करना पड़ेगा। अब देखिए, ये जो ट्रायंगल बना होगा कैसे बना होगा, एक बार ये वाला चार्ज ले लो Q, एक बार ये वाला चार्ज ले लो Q। ठीक है, अगर कोई भी ट्रायंगल बनता है तो तीन लाइनों से मिलकर बना होता है। ठीक है, यानी कि एक लाइन ये वाली, एक लाइन ये वाली, एक लाइन ये वाली। ठीक है, तो एक बार क्या करना है, ये वाली दोनों को चार्जेस को लेना है आपको, दोनों कितने से सेपरेटेड है, A से सेपरेटेड है। ठीक है, तो इसके लिए जो एनर्जी रहेगी वो कितनी निकल के आ जाएगी आपके पास में, U1 रहेगा, कितना निकल के आ जाएगा आपके पास में, K Q अपॉन में A। ठीक है, अब दूसरी वाली लाइन कौन सी, ये आड़ी वाली लाइन है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ऐसा Q, ठीक है, और यहाँ पर ऐसा क्या Q। ठीक है, चलिए, तो इसके लिए अपन एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से दिखे। तो जो इसके लिए कितनी निकल गया, U1 कितना निकल गया अपने पास में, K Q अपॉन में A। अब देखिए दूसरा चार्ज क्या है, एक लाइन ऐसी और ये चार्ज ये, अब ये वाली लाइन होगी, यानी कि अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। अब ये वाले कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, पहले किसकी बात कर रहे थे, पहले इसकी बात करी थी अपने। ठीक है, अब इसकी बात करें तो यहाँ पर U2 कितना आ जाएगा मेरे पास में, K Q अपॉन में A। ठीक है, अब इस वाली लाइन की बात करें, अब इस वाली लाइन की बात करें तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी A है, तो एक कॉन्फ़िगरेशन आपको ये वाला दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए, तो U3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास में, K Q अपॉन में A। यानी कि जो टोटल एनर्जी है, टोटल U कॉन्फ़िगरेशन जो रहेगा वो कैसा रहेगा, U1 प्लस U2 प्लस U3। तो ये कितना आ जाएगा, K Q स्क्वायर अपॉन में A प्लस K Q स्क्वायर अपॉन में A प्लस K Q स्क्वायर अपॉन में A। तो यहां से U कॉन्फ़िगरेशन की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 3K Q स्क्वायर अपॉन में। यानी कि आपको इस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए आपको 3K Q स्क्वायर अपॉन में A इतनी अमाउंट की पोटेंशियल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया आपको। अपने जो डेफिनेशन जो अपने प्रूव करा था, दो के लिए करा था, तो इसको तोड़ सकते हैं ना दो में, जैसे दो में तोड़ के एक बार इन दोनों को तोड़ा, एक बार इन दोनों को ले लिया, एक बार इन दोनों को ले लिया, तो टोटल एनर्जी अपने पास में निकल के आ गई।
ठीक है, ये चीज क्लियर है। फिर अपन ये टॉपिक को आप उतार लीजिए फटाक से, फिर अपन आगे बात करते हैं। अपना जो टॉपिक रहेगा किससे रिलेटेड, डायपोल से रिलेटेड। ठीक है, डायपोल अपन पढ़ चुके हैं पहले क्या होता है डायपोल। दो चार्जेस रखे हुए हैं, ठीक है, दोनों अलग अलग डिस्टेंस के ऊपर रखे हुए हैं, सेम मैग्नीट्यूड है, जब मतलब डिस्टेंस क्या है, दोनों का डिस्टेंस कुछ सेपरेटेड है, मैग्नीट्यूड सेम है, बस पोलैरिटी डिफरेंस है, तो उस चीज को क्या बोलते हैं, डायपोल बोलते हैं। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए दोस्तों, अपनी जो हेडिंग है क्या लिखी हुई है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, उसके अंदर डायपोल को पुट करेंगे, फिर देखेंगे कि अगर वो डायपोल जो है उसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है उस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने की वजह से। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले क्या डिस्कशन करते हैं अपन, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं, जैसा कि बोल रखा है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, यहाँ क्या बना दिया मैंने, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है अपने पास में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, एक बात डिस्कस कर लेते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पर बोर्ड पे जो लिख रहा हूँ वहां पर हल्का सा आपको थोड़ा सा डाटा भी लिखना पड़ेगा। गिवन डाटा टाइप लाइक कंसीडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन विच वी प्लेस द डायपोल। ठीक है, फिर डायपोल की डेफिनेशन लिख दो। आपको पता है आप 12th में आ चुके हो तो किस टाइप से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में लिखने हैं। यहाँ पर अभी अपन पढ़ाई के हिसाब से बात कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट प्रोसेस बता रहा हूँ। बाकी ऊपर जो पोर्शन रहता है ना वो आपको प्रॉपर वे में लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्या कंसीडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, वी कंसीडर डायपोल इन इट। ठीक है, वो सारी चीजें देखनी पड़ेगी, बाकी कैलकुलेशन अपन कर ही रहे। चलिए, अब यहाँ पर डायपोल रखते हैं। डायपोल क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ये हो गया माइनस का क्यू चार्ज। ठीक है, और डायपोल को मैंने ऐसा रख रखा है, यहाँ पर है मेरे पास में Q2 चार्ज। ठीक है, ऐसा नहीं लेते अपन, Q1 Q2 के रेस्पेक्ट में नहीं लेते। ये अपने पास में प्लस क्यू चार्ज है, और यहाँ पर क्या चार्ज है अपने पास में, चलिए यहाँ प्लस क्यू ले लेते हैं, माइनस क्यू यहाँ ले लेते हैं, ताकि डायपोल मूवमेंट अपन अच्छे बना सके। ये अपना सेंटर पॉइंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है L, और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है L, यानी कि जो टोटल डिस्टेंस है कितनी है, 2L है। ये चीज क्लियर है। चलिए, अब ये जो डायपोल है ना, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इससे कितने डिग्री पर है, कुछ थीटा डिग्री के ऊपर है। ठीक है, तो इस L के दो कंपोनेंट में निकाल सकता हूँ। ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो कंपोनेंट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपके पास में, 2L cos थीटा। ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर में यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या आ जाएगा आपके पास में, 2L sin थीटा, यानी कि आप इसको क्या बोल सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक को 2L sin थीटा। ये चीज क्लियर है। ठीक है, ये चीज क्लियर है, 2L sin थीटा हो गया, 2L cos थीटा हो गया। अब देखिए क्या हो रहा होगा, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो एक फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, और एक फोर्स लग रहा होगा कुछ इस डायरेक्शन के अंदर। ये चीज आपको क्लियर है। ठीक है, अब ये फोर्स कितना लग रहा होगा, ये जो फोर्स होगा कितना होगा, Q into E। ठीक है, ये कैसा है आपको पता ही है। और यहां पर जो फोर्स होगा कैसा होगा, माइनस का Q into E। ये चीज क्लियर है। अच्छा, अब एक फोर्स उधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है। ठीक है, तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि बोथ द फोर्सेस विल जनरेट अ कपल। ठीक है, विल जनरेट अ कपल। ठीक है, अगर कपल जनरेट होगा यहाँ पर तो क्या होगा, टॉर्क भी जनरेट होगा। क्या करेंगे, कपल का मतलब क्या होता है, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, ये इसको इधर धक्का दे रहा है, ये इसको इधर धक्का दे रहा है, घूम जाएंगे। आप इस चीज को ऐसे खींचो तो घूम जाती है। तो बोथ द फोर्सेस विल जनरेट अ कपल एंड ट्राई टू रोटेट डायपोल। डायपोल क्या करेंगे, रोटेट करने चाहेंगे। ठीक है, तो वी कैन से द टॉर्क, यहां पर जो टॉर्क जनरेट होगा, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, फोर्स इनटू क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। अब टॉर्क की अगर बात करो तो इसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं अपन। फोर्स की अगर बात करो तो फोर्स कितना लग रहा है, F इज इक्वल टू QE, तो मैं यहां पर लिख देता हूं QE। अब इस QE के परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी, ये वाली है, 2L sin थीटा, तो यहां पर क्या लिख सकते हैं अपन, 2L sin थीटा। ये इतनी चीज क्लियर आपको। ठीक है, अपन वापस डिस्कस नहीं करेंगे कैसे है, डायपोल अपन ऑलरेडी पढ़ चुके थे, आपको पता ही होगा QE 2L sin थीटा होता है। अब यहां पर देखिए फटाक से क्या दे रखा है अपने को, टॉर्क कितना निकल गया अपने पास में, कितना निकल गया अपने पास में, इसको वो लिख सकते हैं अपन 2QL E sin थीटा। ठीक है, और 2QL को क्या बोलते हैं अपन, डायपोल मूवमेंट क्या होता है, 2QL होता है। ठीक है, अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे इसके बारे में। ये कितना हो जाएगा अपने पास में, PE sin थीटा, यानी कि कुछ इस अमाउंट का क्या जनरेट होगा, टॉर्क का जनरेट होगा। ये इतनी चीज आपको क्लियर हो गई है। ठीक है, टॉर्क जनरेट हो गया। अगर मैं इसको बोलता हूं कि इफ डायपोल रोटेट from
θ1 to θ2, देन ठीक है, अगर मैं बोलता हूं कि डायपोल रोटेट होता है θ1 से θ2, है ना, देन वर्क हैज टू बी डन टू रोटेट डायपोल फ्रॉम θ1 to θ2। ठीक है, आपके पास में क्या था, जैसे अगर मैं बात को यहाँ बना देता हूँ छोटा सा डायपोल में, ये माइनस क्यू है, ये मेरे पास में प्लस क्यू है, ये पहले रखा हुआ था कहीं पे θ1 पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, मैंने हल्का सा इसको क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। चलिए इसको यहाँ पर ही बना देते हैं, अच्छे से में बड़े वे में बना लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर माइनस क्यू, यहाँ पर प्लस क्यू, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ही रखा हुआ है। ठीक है, कितना एंगल बना रहा था, अभी θ1 बना रहा था, फिर क्या हुआ, हल्का सा रोटेट हो गया। अच्छा रोटेट हो जाएगा तो कुछ ऐसे वैसे हो जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा माइनस का क्यू, यहाँ पर आ जाएगा प्लस का क्यू, तो θ1 से कहाँ चले गया, अब ये θ2 पर चले गया है। ठीक है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड से अगर मैं बात करूँ तो इसकी जो डायरेक्शन हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, θ2 हो जाएगी। चलिए अपन यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं, जैसे ये θ1 था ना चार्ज से रिलेटेड, तो अब जो θ रहेगा कैसा रहेगा, θ2 के रेस्पेक्ट में रहेगा, यानी कि कुछ इस डायरेक्शन में रहेगा। अगर मैं यहाँ से बात करूँ ये वाला, ठीक है, इसको हटा देते हैं अपन। ये चीज क्लियर दिख रही है आपको, यानी कि θ1 से θ2 रोटेट हो चुका है वो। तो अच्छा यहाँ से लेके यहाँ तक रोटेट होने में कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो चीज अपने को निकालनी, कितना वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप थोड़ा सा, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, ठीक है, दिख रहा है अपने को क्या निकलना, वर्क डन इन रोटेशन। तो वर्क डन कितना निकलेगा अपने पास में, वर्क डन इज इक्वल टू कितना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मगर अपन रोटेशन की बात करें तो वर्क डन किसके इक्विवेलेंट होगा, टाउ इनटू डी थीटा के। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है रोटेशन के लिए वर्क डन निकालने का, क्या, एंगुलर फोर्स इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो कितना θ2 हुआ, यानी कि θ1 से θ2 एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, तो उसको निकालने दीजिए अपने डी थीटा। ठीक है, छोटा सा वर्क डन हुआ होगा, इसलिए अपन इसको क्या नाम देते हैं, इसको डीडब्ल्यू नाम देते हैं। ठीक है, छोटा सा वर्क डन हुआ होगा इसलिए डीडब्ल्यू। अब इसको पूरे के लिए निकालना है अपने को, अगर पूरा रोटेट होता तो किस टाइप का वर्क डन निकलेगा, तो अपन क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड में। इंटीग्रेट जैसे ही मैंने दोनों साइड में अगर इंटीग्रेट करा, ठीक है, तो ये मेरे पास में क्या आ जाएगा, W निकल के आ जाएगा। टाउ की वैल्यू कितनी निकल गई, P sin थीटा, तो क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ, P sin थीटा डॉट डी थीटा। ठीक है, अब W की अगर मैं बात करूं तो W अपने पास में कितना नहीं, P तो कांस्टेंट है, P को बाहर निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर क्या बचेगा, अच्छा कहां से कहां तक घुमा, θ1 से θ2, तो लिमिट क्या रख देंगे, θ1 से θ2। यहाँ पर भी क्या, ठीक है, P को बाहर निकाल लिया अपनों ने, यहाँ पर क्या हुआ, θ1 यहाँ से θ2, ये कितना हो जाएगा, sin थीटा डॉट डी थीटा। ठीक है, अब W इज इक्वल टू मैंने लिखा P, इंटीग्रेशन कर दिया sin थीटा का, तो कितना होता है, माइनस का cos थीटा, और लिमिट कहां से कहां तक है, θ1 से θ2। तो अगर मैं लिमिट को पुट करता हूं तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, PE यहाँ पर आ जाएगा माइनस का cos θ2 माइनस, फिर आ जाएगा माइनस का cos θ1। ये चीज क्लियर हो गई है। चलिए, तो W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास में P, अब देखिए ये माइनस का cos θ1 है, ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का cos θ1, तो यहाँ मैं प्लस का cos θ1 लिख देता हूँ, और ये माइनस का cos θ2 यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, यानी कि इतना वर्क डन मुझे करना पड़ेगा। ये चीज क्लियर हो गई है। चलिए, अब अपना जो डेफिनेशन बोलता है पोटेंशियल का, वो अपन अभी कैलकुलेट करेंगे। इतना वर्क डन निकल के आ गया, यानी कितना वर्क डन अपने को करना पड़ेगा उसको θ2 रोटेट करने में। ठीक है, ये चीज हो गई। आपने उधर का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं उसको रफ कर देता हूं। चलिए इसको रफ कर देते हैं अपन। इधर देखिए, इतना वर्क डन निकल के आ गया। अब मैं क्या बोल रहा हूं, कंडीशन लगा देते हैं अपन यहाँ पर। कंडीशन क्या बोलती है अपनी, इफ θ1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब क्या, अपना डायपोल कुछ ऐसे रखा हुआ था पहले, ठीक है, यानी कितने डिग्री पे, ये 90 डिग्री पे थे इलेक्ट्रिक फील्ड से। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड था, और दूसरा क्या हुआ, 90 डिग्री से क्या हो गया, वो θ डिग्री पे रोटेट हो गया। कितने डिग्री पे रोटेट हो गया, वो कुछ ऐसे रोटेट हो गया, कितने डिग्री पे, θ डिग्री पे रोटेट हो गया, है ना। यहाँ पर अपन ले लेते क्या, ये माइनस का क्यू चार्ज है, यहाँ पर क्या, ये प्लस का क्यू चार्ज है, ये माइनस का क्यू चार्ज है, और ये प्लस का क्यू चार्ज है। ठीक है, तो कंडीशन क्या है, θ1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, और θ2 कितना है अपने पास में, θ। कंडीशन जैसी लगी मैंने, ये वर्क डन का फॉर्मूला दिख रहा है आपको, ठीक है, ये वर्क डन का फॉर्मूला दिख रहा है। तो यहाँ पर मैं वैल्यूज पुट करता हूँ, कितना हो जाएगा, P cos θ1 यानी कि cos 90 डिग्री, ठीक है, माइनस cos θ, ठीक है,
ये वैल्यू पुट करी तो W मेरे पास में कितना निकल के आ गया, अच्छा cos 90 कितना होता है, 0 होता है, तो यहाँ से वर्क डन कितना निकल के गया, माइनस का PE cos थीटा, यानी कि इतना वर्क डन मुझे करना पड़ेगा। ये चीज समझ में आई आपके पास में, वर्क डन कितना निकल के आया मेरे पास में, माइनस का PE cos थीटा। अब जो डेफिनेशन बोलती है काय की डेफिनेशन, वी नो दैट द पोटेंशियल एनर्जी है ना, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होती है, पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। ये पॉजिटिव वर्क डन पे क्या आता है, एक्सटर्नल एजेंट आता है, ठीक है। अब अच्छा मुझे बताओ, ये जो वर्क डन निकला क्या ये एक्सटर्नल फोर्स की वजह से निकला है, नहीं, ये किसकी वजह से निकला है, अपना टॉर्क निकला था, ठीक है, टॉर्क की वजह से निकला है, यानी कि टॉर्क किसकी वजह से निकला था, अपना इस फोर्स की वजह से निकला था, किसे, F इज इक्वल टू Q। ये कौन सा फोर्स था, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला फोर्स था, ठीक है। तो U और कॉन्फिगरेशन एक और क्या बोलता है अपने पास में है, नेगेटिव वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो ये अपना रोटेशन की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास में जो U निकल के आ जाएगा वो कितना निकल के आ जाएगा, एक माइनस का साइन ये वाला लगाता हूं और ये कितना आ जाएगा, माइनस का PE cos थीटा, ठीक है। तो मेरे पास में जो U निकल के आएगा कितना निकल के आ जाएगा, PE cos थीटा, यानी कि थीटा कॉन्फ़िगरेशन के अंदर लाने के लिए मुझे इतनी पोटेंशियल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, कितना निकल के आ गया, U थीटा इज इक्वल टू PE cos थीटा। ये चीज आपको समझ में आई है, ये कंडीशन के थ्रू अपने क्या निकाल लिया, उसको थीटा डिग्री रोटेट करने पर कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हुआ उसके अंदर, तो PE cos थीटा के इक्विवेलेंट उसके अंदर इतना पोटेंशियल डिग्री, मतलब इतना पोटेंशियल जो एनर्जी है स्टोर्ड हुआ। इसके 3-4 कंडीशंस है, ठीक है, वो अपन इधर ले लेते हैं, आप इसको फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। कंटिन्यूअस में मैं आपको इसको ले लेता हूँ, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से।